मिशन वगैरह देख लिया, बायो फार्मा मिशन देख लिया। बायो फार्मा जो मिशन है ना, वो जब हम वो पढ़ेंगे ना, रेड वाला, रेड बायोटेक्नोलॉजी, तब वो ज़्यादा अच्छे से, वैसे यहाँ पे तो पढ़ ही लिया है, तो और अच्छे से वहाँ पे कनेक्ट कर लोगे, उसको पढ़ेंगे नहीं वहाँ पर, बट वो आप कनेक्ट कर लोगे उतना बेहतर तरीके से। अभी हम क्या पढ़ेंगे, ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी। ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी मतलब जो हम एग्रीकल्चर सेक्टर पे पढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी। ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी, ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी मतलब समझ में आ गया। क्वेश्चन सीधा सीधा ये क्वेश्चन आएगा कि भाई, जैसे एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये दिया है कि हाउ कैन बायोटेक्नोलॉजी बी यूज्ड टू एड्रेस द प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया, है ना। ये क्वेश्चन आ जाएगा, मान लो भाई ये क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ पर ना सिर्फ ये चीज़ है, ये बदल जाए। अब यहाँ पर एग्रीकल्चर दिया है, नेक्स्ट टाइम दे दे कि मरीन सेक्टर पर, नेक्स्ट टाइम दे दे कि फार्मा सेक्टर पर, नेक्स्ट टाइम दे दे कि भाई इंडस्ट्री सेक्टर पर, बाकी सब का सब क्वेश्चन सेम रखो। यही क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, समझा क्या मतलब। हम अब कैसे पढ़ेंगे, क्या अप्रोच रहेगा, एक सेक्टर उठाएंगे, उसकी प्रॉब्लम्स देखेंगे, ठीक है, और उसका सॉल्यूशंस देखेंगे, ठीक है ना, उसका समझने का कोशिश करेंगे कि भाई ये कैसे काम करता है, ठीक है ना, कि बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम उसको कैसे काउंटर करते हैं, ये हम समझने का कोशिश कर रहे हैं, समझना क्या कि भाई हर सेक्टर का दिक्कत क्या हो रहा है, उसको बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन करके हम उसको कितना ईजी बना सकते हैं, ये हम समझने का कोशिश कर रहे हैं, समझना क्या। तो जैसे मैं तुमको बात कर रहा हूँ एग्रीकल्चर की, मैं बात कर रहा हूँ अभी कहा है कि एग्रीकल्चर मतलब ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी, ठीक, ये है ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी, ठीक। तो पहले हम प्रॉब्लम्स देखते हैं, प्रॉब्लम्स देखेंगे और उसका बस हमको सॉल्यूशन समझ में आ जाएगा, ठीक है। प्रॉब्लम्स क्या है भाई, और उसको देखते हैं कि कैसे हम अचीव करेंगे, ठीक है ना। तो देखो प्रॉब्लम्स क्या है, प्रॉब्लम्स विथ इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर, समझ गया। आपको एग्जाम में 4-5 पॉइंट भी याद आ गया, आपका काम हो गया, समझ गया। बट उतना तो पता चले भाई, सबसे पहला तो दिक्कत है हमको फूड सिक्योरिटी, सीधा सेपरेट क्वेश्चन, यहाँ पे एग्रीकल्चर ना लिख करके ना, यहाँ पर वो फूड सिक्योरिटी भी दे सकता है, समझा क्या, सीधा फूड सिक्योरिटी दे देगा, ठीक है। फिर यहाँ पर फूड सिक्योरिटी ना दे करके बोल देगा माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम, तो माल न्यूट्रिशन दे दिया आप, ठीक है। माल न्यूट्रिशन ना दे करके यहाँ पर वो क्या दे सकता है, हंगर की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना। नेक्स्ट दे देगा कि भाई जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम से क्या इशू हो रहा है, बायोटेक्नोलॉजी उसको कैसे रिजॉल्व करता है, मतलब फार्मर्स की इनकम भी दे सकता है। मतलब क्वेश्चन के डायमेंशन इतने हैं कि आप जैसा चाहो वैसे मोल्ड कर सकते हो। आपको क्या करना है, समझना है कि भाई हमको हर आंसर में क्या चीज़ ध्यान में रखना है, समझ में आ रहा है। देखो फूड सिक्योरिटी का दिक्कत है हमको, हम बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करके फूड सिक्योरिटी कैसे इंश्योर करेंगे, ये चीज़ हम समझेंगे। पहले मैं तुमको एक साइड में पहले कुछ प्रॉब्लम्स बता देता हूँ, फिर मैं तुमको एग्जांपल दूंगा बायोटेक्नोलॉजी से हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, समझ रहे हैं। तो अब देखो प्रॉब्लम्स क्या है भाई, प्रॉब्लम्स देखते हैं। प्रॉब्लम्स क्या है कि हम फूड सिक्योरिटी को इंश्योर नहीं कर पा रहे। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारी यील्ड कम है। यील्ड मतलब क्या होता है भाई, कि 1 हेक्टेयर के अंदर कितना उत्पादन हो रहा है, समझा क्या, मतलब प्रोडक्टिविटी। यील्ड मतलब समझते हो ना भाई, एक क्या है, 1 हेक्टेयर का जमीन है, 1 हेक्टेयर के जमीन है, उसमें मैंने क्या किया, 100 बीज बोए, 100 बीज में मेरे को कितने बीज इफेक्टिव रूप से मिले लास्ट में, समझा क्या। मान लो 90 बीज मेरे को मिले, 10 बर्बाद हो गए, तो वो उसका समझ लो यील्ड है, ठीक है, ठीक है। यील्ड कम है, समझा क्या, प्रोडक्टिविटी कम है, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ से है, प्रॉब्लम ये है कि भाई क्रॉप लॉस हो जाता है, क्रॉप फेलियर, ठीक है। नेक्स्ट, हमारे यहाँ जितने भी एग्रीकल्चर हम परफॉर्म करते हैं उनके लिए रेनफेड पर डिपेंड होते हैं, रेनफेड पर डिपेंड होते हैं, है ना, रेनफेड पर डिपेंडेंट होते हैं। मतलब क्या होता है कि जब तक बारिश नहीं होगी वो हम एग्रीकल्चर परफॉर्म नहीं कर सकते। ये एग्रीकल्चर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो भाई इसके कारण क्या होता है, क्रॉप फेलियर हो जाता है, ये एक इशू है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्या बताया, इसी में ही हमको दिक्कत है कि भाई न्यूट्रिशन नहीं है हमारे में, न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, समझ रहा है। मतलब जो क्वालिटी होती है, क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स वो कम है।
मतलब उस उतना खाने के बाद भी उनको उतना न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है। समझ में आ रहा है? ये सब दिक्कतें हो रही है कि नहीं हो रही भाई? ये सब प्रॉब्लम है भी कि भाई क्वालिटी नहीं मिल रही है, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, ये सब हमने देख लिया। ठीक, इसके अलावा मैंने क्या बताया, प्रोडक्टिविटी कम है, क्रॉप फेलियर हो जा रहा है। ठीक, हंगर की प्रॉब्लम, माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम, ठीक है ना, ये अलग दिक्कत है। ठीक है, फिर फार्मर्स का इनकम, ये भी तो एक इशू है। फार्मर्स इनकम वो बहुत कम रहती है, हमारे यहाँ की जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम बहुत कम है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, हमारे यहाँ जो भी एग्रीकल्चर हैं उनके पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का इशू रहता है। भाई हर चीज़ के लिए पेस्टिसाइड, क्योंकि भाई पेस्टिसाइड ज़्यादा चाहिए हमको, इंसेक्टिसाइड ज़्यादा चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि भाई ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं और ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में ना इंसेक्ट पेस्ट ज़्यादा होते हैं। समझ में आ रहा है? यही चीज़ अगर आप यूएस में उगाओ गेहूँ तो कम रेजिस्टेंट, मतलब कम अटैक होंगे पेस्ट के, हमारे यहाँ ज़्यादा होते हैं। इंसेक्ट के वहाँ पर कम अटैक होंगे, हमारे यहाँ ज़्यादा। क्यों? क्योंकि हमारा ट्रॉपिकल कंट्रीज़। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्या बताया, हमारे यहाँ फ्रिक्वेंट ड्रॉट आते हैं, फ्रिक्वेंट ड्रॉट है हमारे यहाँ, फ्रिक्वेंट फ्लड है। एक तो मतलब फ्लड मतलब बाढ़ आ गई, ड्रॉट मतलब सूखा हो गया। ठीक है, तो ये भी दिक्कत है। प्लस हमारे यहाँ क्या होते हैं, टेम्परेचर एक्सट्रीम चला जाता है। टेम्परेचर एक्सट्रीम चला जाता है ना, देखो जैसे कि ठंडी में बहुत ठंडी होती है, गर्मी में बहुत गर्मी होती है। यूएस में ऐसा नहीं होता वो, समझ में आ गया? वहाँ पे उतना ज़्यादा टेम्परेचर का वेरिएशन नहीं हो रहा, हमारे यहाँ ज़्यादा हो जाता है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो टेम्परेचर एक्सट्रीम चला जाता है हमारे यहाँ। ठीक, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसको हमने अभी देखा। अब इसको समझेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम कैसे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। समझ में आ रहा है कि फूड सिक्योरिटी हम कैसे इंश्योर कर पाएंगे। ठीक है ना, प्रोडक्टिविटी कम है, ये सब हमने देख लिया। अब वन बाई वन करके एक एग्जाम्पल के तहत आपको समझाता हूँ। ठीक है, जैसे कि देखते हैं। अब देखो, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन रख करके हम देखो कैसे बहुत सारी चीज़ों को एक साथ निपटाते हैं। समझ में आ रहा है? 3-4 एग्जाम्पल दूंगा मैं। एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं, बीटी कॉटन का एग्जाम्पल लेता हूँ। बीटी कॉटन का एक एग्जाम्पल मैं लूंगा जिसको बोलते हैं कि भाई हाई यील्ड वेराइटी सीड्स। ठीक है ना, इसका एग्जाम्पल से समझेंगे हम कि भाई कैसे हम इसका मतलब बायोटेक्नोलॉजी यूज़ करके हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। और एक एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगा जिसको बोल रहा हूँ मैं गोल्डन राइस। गोल्डन राइस, गोल्डन राइस। ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल लेकर के मैं समझाना चाह रहा हूँ कि भाई बायोटेक्नोलॉजी में हम कैसे क्या चीज़ करते हैं और कैसे हम इनको उत्पादन करते हैं। समझ में आ रहा है? अब देखना, समझना बड़े ध्यान से, क्योंकि भाई सब चीज़ से ये 3 चीज़ समझ जाओगे ना तो आप एग्जाम में सारे आंसर लिख सकते हो। ठीक है ना, ये नहीं भी पता रहेगा तब भी अप्रोच क्योंकि पता चल जाएगी। ठीक है, अब देखो, अब मैं इस टेबल को अपन भरेंगे, इसको अभी के लिए छोड़ रहा हूँ, मैं आगे स्लाइड में बढ़ रहा हूँ क्योंकि इसको अपन को भरना है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से समझना, क्योंकि तीनों में ऑब्जेक्टिव अलग अलग रहेंगे मेरे। ठीक है, मेरे ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग रहेंगे। समझा क्या? ये नहीं कि सब में एक ऑब्जेक्टिव नहीं रहने वाला। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ मैं बीटी कॉटन का। बीटी कॉटन, ठीक है, बीटी कॉटन मतलब, बीटी मतलब क्या होता है? बीटी मतलब होता है, ये एक नाम होता है एक बैक्टीरिया का। एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया है जिसका क्या नाम है, जिसको बोलते हैं बैसिलस थोरेंजेसिस। बैसिलस थोरेंजेनेसिस। ठीक, ये बैक्टीरिया है। ये क्या है? एक बैक्टीरिया है। ये क्या करता है? ये एक जीन प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसेस अ जीन, है ना। ये क्या करता है? एक जीन प्रोड्यूस करता है। ठीक, ये जीन, इस जीन की खासियत ये है कि ये एक एसिड बनाता है। समझ गए? एसिड मतलब टॉक्सिक, टॉक्सिक होता है ये। ठीक है ना, ये जीन क्या बनाता है? ये प्रोड्यूसेस जिसको बोलते हैं एंडोटॉक्सिन प्रोटीन। मतलब ये एक तरीके का प्रोटीन है। प्रोटीन तो आपको पता है क्या होता है? अमीनो एसिड होता है, अमीनो एसिड से मिलकर के बनता है। ठीक है ना, तो ये क्या है? एंडोटॉक्सिक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। क्लियर ना? ये एंडोटॉक्सिक प्रोटीन क्या होता है? ये इस प्रोटीन को अगर इंसेक्ट खा लेता है तो उसकी डेथ हो जाएगी। ये क्या करेगा? किल्स इंसेक्ट। ठीक, तो कीवर्ड क्या है समझ लेना भाई। ये सब याद रहे कि नहीं हो रहे? एंडो है, टॉक्सिन है, क्या है? कुछ नहीं, बस इतना याद रखो कि ये बैक्टीरिया है, ये एक जीन प्रोड्यूस करता है।
वो जीन कैसा होता है, टॉक्सिक होता है, इतनी चीज पता होनी चाहिए। बाकी आपके ऊपर है, डिस्क्रिप्शन है आपका, याद हो तो ठीक है, नहीं हो लेकिन इतना चीज तो पता होना चाहिए कि भाई ये जीन। अब हम क्या करेंगे, इस जीन को हम यहां से निकाले इस बैक्टीरिया से, और इसको हमने क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया। किसके अंदर इंसर्टेड, भाई कॉटन के अंदर डाल दिया हमने, कॉटन प्लांट के अंदर। ठीक है, कॉटन प्लांट में हमने ये जीन को जाकर के जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया उसको, समझा क्या, क्लियर है ना। मतलब हम क्या कर रहे हैं, एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का जीन हम किस में डाल रहे हैं, ये बैक्टीरिया है, इसका जीन हमने निकाला, इसका जीन, और कहां पर लगा दिया, इसके जीन को हम प्लांट में डाल दिए, समझा क्या, क्लियर। तो हमने कहां डाल दिया, प्लांट में ये जीन डाल दिया। अब किसकी मदद से, अब जिसकी मदद से हम ये सब चीज करते हैं ना, उसके लिए एक टर्म होता है वेक्टर, समझा कि भाई किसकी मदद से उसमें डालेंगे, तो वो बोल देते हैं कि भाई थ्रू, या फिर विद द हेल्प ऑफ वेक्टर। ठीक, अब ये जो वेक्टर है, समझा क्या, मतलब वो वेक्टर यहां पर इस केस में एक वायरस होता है, समझा क्या, ये वेक्टर कुछ भी हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है। मतलब हमने इसका जीन किसको दिया, इस वायरस को दिया, और उस वायरस को उस प्लांट में डाल दिया। अब वो वायरस उस पे रहेगा, समझा क्या। अब जब कोई भी इंसेक्ट उस कॉटन के बॉल को जाकर के खाएगा, तो क्या हो जाएगा, उस पर ये वाला जो टॉक्सिक प्रोटीन रहेगा वो उसकी बॉडी में जाएगा, और उसकी बॉडी में जाएगा तो तुरंत मर जाएगा, समझा क्या। तो इससे क्या होगा, कॉटन क्या होगा, बना रहेगा, समझा क्या, कॉटन बना रहेगा। ठीक है, कॉटन खराब नहीं होगा, कॉटन नष्ट नहीं होगा। इस पूरे एग्जाम्पल में क्या क्या चीज हो रही है, ध्यान से समझना। इस पूरे चीज में यील्ड बढ़ेगी, यील्ड बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई। पहले भाई 5 किलो कॉटन निकलता था अगर हम 20 किलो बीज उगाते थे, तो ऐसा क्यों, क्योंकि कुछ लॉस हो जाता था, बहुत सारा लॉस हो जाता था। अब क्या हो रहा है, अब जो लॉस क्यों हो जा रहा था, पहले कीड़े मकोड़े खा लेते थे, अब खा पाएंगे, नहीं खा पाएंगे। जैसे खाने को करेंगे, थोड़ा सा एक डोज लिया, खत्म, तो कॉटन बच गया कि नहीं बच गया, यील्ड बढ़ गई, यील्ड बढ़ गई मतलब उत्पादकता बढ़ गई, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। ठीक है, इसके कारण सोचो फार्मर इनकम बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। तो देखो हमने क्या क्या, फार्मर्स इनकम ये बढ़ा दिया। तो अब देखो, पहले हम कॉटन को बहुत ज्यादा हमारा फेल हो जाता था, अब हम क्या हो गए हैं, एक्सपोर्ट करने लगे हैं ये सब चीजें, मतलब हमको बूस्ट मिल गया कि नहीं, ये इसके कारण क्या हो गया, बूस्ट मिल गया, काहे को, एक्सपोर्ट को। हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को एक्सपोर्ट करने लगे हैं, समझ में आ गई बात। ठीक, लेकिन अब एक चीज बताओ, यहां पर हमारा उद्देश्य क्या था, यहां पर हमारा यील्ड बढ़ाना उद्देश्य था कि भाई पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड हटाना। तो इसमें याद रखना, बीटी कॉटन का यील्ड तो बढ़ गया अपने आप, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि इंसेक्ट का अटैक ना हो, पेस्टिसाइड का अटैक ना हो। तो यहाँ पर यही, इसीलिए मैं बोल रहा था कि इसको खाली रखना। यहाँ पर क्या बोला मैंने, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या था, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव था कि भाई ये यूज एज, मतलब जीन को हम कैसे यूज कर रहे थे, यूज एज इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड, है ना, एंड पेस्टिसाइड। ठीक, ये हमारा ऑब्जेक्टिव था। तो बायोटेक्नोलॉजी से हमने ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें अचीव कर ली कि नहीं कर ली। अब दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं, ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं फटाक से, जिसको हम बोल रहे हैं कि भाई गोल्डन राइस वाला एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, देखो अब समझो, यहां पे आओ, नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं गोल्डन राइस का। गोल्डन राइस का क्या एग्जाम्पल है, गोल्डन राइस का एक ये एग्जाम्पल है, समझो ये एक वेराइटी है राइस की। ये क्या है, गोल्डन राइस क्या है, ये एक वेराइटी है, वेराइटी ऑफ राइस, जिसको किसने बनाया है, इर्री ने बनाया, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, समझा क्या, क्या है इसका फुल फॉर्म, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ है ये, इसका हेडक्वार्टर याद है किसी को, मेरे हिसाब से इसका फिलीपींस में, फिलीपींस मनीला में इसका हेडक्वार्टर है, और उसका शायद रीजनल हेडक्वार्टर शायद बनारस में खोला गया है। ठीक है ना, एक बार चेक कर लेना इसको। ठीक है, ये इर्री है, इसने इसको वैरायटी को बनाया है। ठीक है ना, अब ये क्या है, देखो इसने क्या कर दिया, हमने जो एक, देखो
एक बैक्टीरिया है और एक मेज है, ठीक है ना। इनमें से हमने इनके कुछ जीन्स निकाले, इनके जीन्स निकाले, इसका जीन्स निकाला। इस जीन्स को हमने क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया राइस में, इंसर्टेड इनटू राइस, ठीक। इसको हमने राइस में डाल दिया, जिसके कारण क्या हो रहा है, इसके कारण एक तो इसका कलर चेंज हो गया, ठीक है ना। कलर क्यों चेंज हो गया, क्योंकि इसमें कैरोटीन है, ठीक है ना, इसीलिए इसको ब्राउनिश कलर हो जाता है, ब्राउनिश। कैरोटीन क्या होता है, वही जो प्रोटीन जो उसमें होता है, किसमें, गाजर में, ठीक है ना। तो ब्राउनिश कलर हो गया, इसलिए ये क्या हो गया, गोल्डन। नाम इसका कहाँ से आ गया, ये याद रखना कि गोल्डन है। लेकिन इसका कैरोटीन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ना, वो है कि भाई इसमें क्या होता है ना, ये प्रो विटामिन होता है, प्रो विटामिन ए। ये पूछता है सीधे कि गोल्डन राइस में क्या होता है, प्रीलिम के लिए रट्टा मार लो, विटामिन ए होता है, समझा क्या, विटामिन, प्रो विटामिन ए। प्रो विटामिन ए मतलब अभी उसको अगर आप कंज्यूम करोगे ना, एक बार आप कंज्यूम कर लिए तो आपकी बॉडी जो ये प्रो विटामिन है, इफ कंज्यूम्ड, ये कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्टेड इनटू आपकी बॉडी के अंदर जाकर के विटामिन ए में बदल जाएगा, ठीक। तो मतलब इससे हम क्या टारगेट कर रहे हैं, हम ये टारगेट कर रहे हैं कि जो भाई विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी है ना, हम इससे क्या टारगेट करते हैं भाई, इससे हम ये टारगेट करते हैं, टारगेट विटामिन ए की डेफिशिएंसी जिस व्यक्ति को हो, वो ये वाला राइस अगर खाएगा तो उसमें विटामिन की मात्रा बढ़ जाएगी, विटामिन ए की डेफिशिएंसी, ठीक है, ठीक। और ये इर्री ने क्यों बनाया है, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, क्योंकि ये सारी दिक्कत कहाँ होती है, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, समझ में आ गया, ठीक, क्लियर है। तो भाई ये काहे का एग्जाम्पल है, इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं फूड फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन मतलब समझते हो, इसको हम बोलते हैं फूड फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन, फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है किसी चीज में हम ऐसी कुछ मात्रा बढ़ा दें जो या तो उसमें प्रेजेंट ही नहीं थी पहले, ऐसे कोई मिनरल्स की मात्रा बढ़ा दें, या फिर जो ऑलरेडी जितनी प्रेजेंट थी उसकी खुद की मात्रा बढ़ा दें। मतलब अगर ये चावल है, चावल का दाना है, तो देखो इसमें प्रोटीन है नहीं, विटामिन नहीं है, हमने इसमें क्या कर दिया, विटामिन बाहर से ला दिया, समझा क्या। प्लस इसके अंदर मान लो कार्बोहाइड्रेट था, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा मान लो कम थी, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट कम था, तो इसको हम क्या कर दें, इसकी मात्रा भी बढ़ा दें, समझा क्या। ऐसी कोई भी प्रतिक्रिया जिससे हम उसकी जो भी मिनरल्स होते हैं, उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स होते हैं, उनकी मात्रा को हम बढ़ा दें, जो कि ह्यूमन कंजम्पशन में कम खाने पर ज़्यादा प्रोटीन वगैरह मिल जाए, उसको प्रोटीन विटामिन ये सब मिल जाए, इस चीज़ को हम क्या बोल देते हैं, फूड फोर्टिफिकेशन। जैसे कि स्निकर बोलता है, वो स्निकर कि भाई इसको खा लोगे तो आपको इतना विटामिन मिलेगा, इतना प्रोटीन मिलेगा, वो क्या है, ये सब फोर्टिफाइड फूड्स, कम खा लो ज़्यादा हो जाएगा, समझा क्या। मतलब इतनी सी चावल आप पहले भी खा रहे थे और चावल ये वाला भी खाओगे, पर इसमें विटामिन इंटेक ज़्यादा है, आप इसको खाओगे तो विटामिन ज़्यादा मिलेगा, ऐसे कंसेप्ट को फूड फोर्टिफिकेशन बोलते हैं। इस पर सेपरेट एक वीडियो आ रहा है, अभी सेपरेट आएगा, ठीक है ना, इस पर सेपरेट डिस्कस करेंगे अपन। बट अभी के लिए समझो कि फूड फोर्टिफिकेशन का ये एग्जाम्पल है, कौन सा, गोल्डन राइस, समझा क्या। फूड फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या, हम जरूरी न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, इनकी मात्रा को बढ़ा दें, जो ऑलरेडी उसमें प्रेजेंट है उसकी मात्रा को बढ़ा दें, या फिर जो उसमें प्रेजेंट नहीं है बाहर से इंट्रोड्यूस कर दें, समझा क्या। तो हम क्या कर रहे हैं, देखो इसमें दोनों ही केस में हम क्या कर रहे हैं, जीन से छेड़ाखानी कर रहे हैं ना, समझा क्या। तो जब जीन का छेड़ाखानी हो जाए कहीं पर, तो समझ जाना उसमें जीएम लग जाता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड, समझा क्या। जीन्स कहीं भी जीन्स का अगर थोड़ा बहुत चेंज कर दिए तो समझ जाना वो जेनेटिकली मॉडिफाइड की कैटेगरी में आ गया, मतलब ये क्या है, एक तरीके से जीएम ही है, समझा क्या। या फिर जिसको हम जेनेटिकली इंजीनियर्ड बोल देते हैं, इनके लिए जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स भी यूज कर लेते हैं। एक चीज और जान लो इसके लिए गोल्डन राइस के कंटेक्स्ट में, कि भाई इसके अगर हम इसका वो करते हैं ना उत्पादन, तो पानी भी हमको कम लगता है, समझा क्या। मतलब रिड्यूसेस वाटर यूज
ऐसा देखा गया कि भाई 1 हेक्टेयर में ब्राउन मतलब गोल्डन राइस उगाओ और 1 हेक्टेयर में नॉर्मल राइस उगाओ, तो भाई एक में नॉर्मल वाले में 100 लीटर पानी लग रहा है और इसमें 70 लीटर पानी लग रहा है। मतलब ये रिड्यूस वाटर इनटेक को कम कर देता है कितना, बाई 30%। समझना क्या, 30% तक कम कर देता है। और इसके ऐसा करने में ना आप सोचोगे यील्ड भी कम हो जाएगी, उत्पादकता भी कम हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है, उत्पादकता उतनी ही रहती है। समझना क्या, मतलब विदाउट अफेक्टिंग यील्ड। समझना क्या, ये है। तो ये एक एग्जांपल है काहे का, फूड फोर्टिफिकेशन, मतलब काहे का, वही अभी जो पढ़ा बायोटेक्नोलॉजी का ही एग्जांपल। समझ रहे हैं, क्लियर है। अब देखते हैं हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था भाई, इस वाले का, इसका फूड फोर्टिफिकेशन ऑब्जेक्टिव था, याद आया, गोल्डन राइस का। मतलब इसमें याद करो, यहाँ पे आओ, ये वाला, इसमें यहाँ पे एक चीज देखा था ना, इंडिया में न्यूट्रिशन नहीं है, हंगर की प्रॉब्लम है, माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है। समझा क्या, क्लियर। प्लस ज्यादा पैसा लग जाता है, देखो फार्मर्स इनकम भी कम हो जाती है, पैसा ज्यादा लगता है क्योंकि पानी ज्यादा है, पानी का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमने क्या क्या टारगेट कर लिया, देखो यहाँ पे इसका क्या ऑब्जेक्टिव था, इसका ऑब्जेक्टिव था फूड फोर्टिफिकेशन। लेकिन उसके कारण देखो हमने क्या क्या टारगेट कर लिया, इसके कारण हमने देखो मल्टी डिसिप्लिन कर लिया। समझा क्या, उसके कारण हमने भाई हंगर को भी टारगेट कर दिया, माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम को भी टारगेट कर दिया। समझा क्या, अच्छा खासा पोषण मिल जाएगा उनको। समझा क्या, ये है। लेकिन अब देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, हाई यील्ड वेराइटी सीड। हाई यील्ड, अब इसमें देखो नाम में ही दिया यील्ड, यील्ड मतलब उत्पादकता बढ़ाने के लिए हम यूज करते हैं। मतलब सोचो हम क्या कर रहे हैं, यील्ड, यील्ड मतलब क्या होता है, यील्ड मतलब भाई उत्पादन बढ़ाना है हमको, उत्पादकता बढ़ा देना है। समझ में क्या, उसकी मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ानी कुल मिला के। इनमें खैर छोटे छोटे डिफरेंसेस होते हैं, बट इतना कौन सा ज्योग्राफी ऑप्शनल देना। तो अभी के लिए समझो यील्ड प्रोडक्टिविटी एक ही चीज़, ठीक है ना, क्योंकि डायरेक्ट कोरिलेशन है। ठीक है, यील्ड बढ़ेगा प्रोडक्टिव बढ़ेगी। मतलब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई हमको यील्ड ही बढ़ाना है, तभी तो नाम में यील्ड, यील्ड इंक्रीज करना है। समझा क्या, मतलब प्रोडक्टिविटी ही इंक्रीज करना है। ऑब्जेक्टिव अलग 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 होते हैं, लेकिन उनका अगर आप लिंक देखोगे तो लगभग सब कॉमन रहते हैं, क्योंकि सब एक चीज से एक चीज नहीं होती, बहुत सी चीज होती। अब देखो यील्ड, मान लो कि ये एक पौधा है भाई, ठीक है, ये एक पौधा है, इसमें क्या होगा, इसमें एक मान लो एक भुट्टा लग रहा है, ठीक है, कॉर्न है ये, लेकिन इसमें कितने दाने हैं, 100 दाने। क्योंकि इसमें मान लो कि भाई मैं 100 यूनिट मिनरल्स दे रहा हूँ, 100 यूनिट मिनरल्स दे रहा हूँ, तो ये क्या करता है, 100 यूनिट मिनरल्स को लेता है ये, और कुछ तो इसमें इसमें बनाने में लग गया, कुछ ये पेड़ बड़ा होगा, है ना, पेड़ बड़ा होगा तो पत्तियों में भी मिनरल्स चले जाएंगे, है ना। तो मैं क्या करूं कि भाई जितने भी मिनरल्स हैं इनमें कम जाए, है ना, तने में कम जाए, पत्तियों में कम जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल्स कहाँ जाए, कॉर्न की सीड में। तो मैं क्या करूं कि एक प्लांट वेराइटी बना दूं, समझा क्या, उसमें अब ये जो कॉर्न का साइज हो बहुत बड़ा हो, समझा क्या, मल्टीपल कॉर्न मिले मेरे को, ठीक, ये कॉर्न मेरे को बहुत मिले, और जो इनमें पत्तियां हैं वो छोटी हो जाए, उनकी साइज छोटी हो जाए, प्लस ये पेड़ ज़्यादा बड़ा भी ना हो। समझा क्या, तो ये ड्वार्फ वेराइटी होती है। समझ में आ रहा है, ड्वार्फ वेराइटी। ड्वार्फ वेराइटी क्यों, क्योंकि भाई जितना ज़्यादा होगा उतना वेस्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो क्या किया जाता है, ऐसे किया जाता है। लेकिन ऐसा आप बहुत तरीके से कर सकते हो, ये आप जेनेटिकली जीन्स चेंज करके कर सकते हो, जीन्स को आप अल्टर कर दोगे अगर, तो जीन्स अल्टर कर दिया मतलब क्या हो गया, जीन्स अल्टर कर दिया मतलब हमने जेनेटिकली इंजीनियरिंग यूज कर लिया, मतलब जीएम में आ जाएगा। समझ में, कि हमने जेनेटिकली इंजीनियर्ड, है ना, जेनेटिकली उसमें अंदर से ही कुछ चेंज कर दिया। लेकिन हम इसको बिना जीन को अल्टर किए भी कर सकते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग करा करके। समझ में क्या भाई, इसको हम बिना वो करके कर सकते हैं, ठीक है ना, कैन बी ऑल्सो डन बाई क्रॉस ब्रीडिंग, ठीक। इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड होते हैं भाई, कैसे भी करके हम उसमें बिना जीन चेंज करके भी हम ये सब चीजें कर सकते हैं। समझा क्या, तो भाई HYV सीड मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्टिव हमारा क्या, वैरायटी बढ़ाना। समझ में आ रहा है, ऐसे कैसे कर रहे हैं ये तुमको समझ में आ गया कि
उतने ही यूनिट मिनरल्स था, उसमें हमने क्या कर दिया, अब वो ज़्यादातर हम यही करते हैं कि भाई जेनेटिकली ही चेंज करते हैं, बट कोई ज़रूरी नहीं है कि जेनेटिकली चेंज करके ही करेंगे। हम क्या कर सकते हैं कि भाई क्रॉस पॉलिनेशन करके, क्रॉस ब्रीडिंग करा करके, बहुत सारे मेथड होते हैं। नेचुरल प्रोसेस से भी हो सकता है वो, मतलब क्या है भाई, ये तो ये मैन मेड भी है, कई बार क्या होता है नेचुरल प्रोसेस होते हैं, ठीक है ना, नेचुरल प्रोसेस से भी हम ये सारी चीज़ें करते हैं। तो उसमें तो हमने कोई चेंजेस नहीं किए थे ना, जीन में कोई चेंजेस नहीं किया, फिर भी उसकी प्रोडक्टिविटी को हम एनहेंस कर सकते हैं, समझा क्या। तो ऐसा अगर कर रहे हैं हम, तो ऐसे सीड्स को हम क्या बोल देंगे अब, HYV सीड्स। ऑब्जेक्टिव क्या था, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, समझा क्या। लेकिन प्रोडक्टिविटी बढ़ी तो भाई इसमें ग्रेन्स भी बढ़ गए, ग्रेन्स बढ़ गया तो फूड सिक्योरिटी इंश्योर कर सकते हैं, माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं, फार्मर की इनकम इंश्योर कर सकते हैं, समझा क्या। तो भाई हमने एक चीज़, 3 एग्जाम्पल देखे, और 3 एग्जाम्पल से हमने देखा कि भाई बहुत कुछ हम बहुत सारी प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकते हैं, समझा क्या। नेक्स्ट, ये 3 एग्जाम्पल से हमने बहुत सारे सॉल्यूशंस देख लिए कि भाई कैसे बायोटेक्नोलॉजी से हम ये सब चीज़ों को टारगेट कर सकते हैं। अब कुछ और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स कैसे, जैसे कि हम ऐसी वैरायटी बना सकते हैं, हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम वी कैन मेक वैरायटी, ऐसी वैरायटी के क्रॉप बना सकते हैं जो कि टॉलरेंट होते हैं, समझ में आ गया। वो कैसे होंगे, टॉलरेंट होंगे। कैसे टॉलरेंट होंगे, वो टॉलरेंट होते हैं, एक तो फ्लड में भी ज़्यादा पानी आ जाए तब भी वो झेल लेंगे, वो ड्रॉट में भी कम पानी लगा दो तब भी झेल लेंगे। जैसे अभी राइस का एग्जांपल दिया था मैंने, एक चावल था 70 यूनिट में ही उग रहा था, एक चावल था 100 यूनिट में, मतलब कम पानी में भी, वो तो कम पानी में ही उग रहा था। कुछ तो ऐसे थे कि पानी भी नहीं होना तब भी वो झेल लेंगे कुछ समय तक, समझा क्या। तो फ्लड और ड्रॉट, कुछ और भी वैरायटी है, कुछ वैरायटी है जिसको क्या बोल रहा हूं मैं, जिसको सम वैरायटी जो तो एक्सट्रीम टेम्परेचर को भी झेल लेती है, ठीक है ना, विच कैन यूज्ड फॉर एक्सट्रीम टेम्परेचर। एक्सट्रीम टेम्परेचर समझते हो भाई, अगर जमने वाली ठंड आ जाए तब भी और तपने वाली गर्मी आ जाए तब भी, इसको बोलते हैं एक्सट्रीम टेम्परेचर। मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा ठंडी, ऐसे भी हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल है इसका, GM स्ट्रॉबेरी, ठीक है। ये जो एक स्ट्रॉबेरी है गर्मी में भी हो जाती है और ठंडी में भी हो जाती है, समझा क्या। और ड्रॉट रेजिस्टेंट भी बना सकते हैं हम उनको, और फ्लड रेजिस्टेंट भी बना सकते हैं, ये तो हमने देख लिया। नेक्स्ट क्या देखना है, नेक्स्ट क्या बताया भाई, हम क्या कर सकते हैं, बायो फोर्टिफिकेशन कर सकते हैं, है ना, जिसका एग्जांपल फूड फोर्टिफिकेशन था। बायो फोर्टिफिकेशन से हम क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को बढ़ा देते हैं, है ना, मतलब एनहेंसमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन क्रॉप्स। एग्जाम्पल अभी दिया गोल्डन राइस क्या है ये प्रो विटामिन है, प्रो विटामिन, कौन सा विटामिन, बहुत सारे होते हैं, ए है, रट्टा मार लेना, एग्जाम में सीधा सीधा पूछता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है विवेक 9, एक एग्जाम्पल है। विवेक 9 क्या है, ये हाई प्रोटीन मेज है, मतलब एक भुट्टा है जिसमें क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, ठीक है, हाई प्रोटीन मेज है ये, ठीक है, विवेक 9, ठीक। नेक्स्ट क्या बताया मैंने तुमको कि भाई इससे क्या हो रहा है, हाई यील्ड वैरायटी क्रॉप्स भी बना सकते हैं, ये हमने देख लिया ऑलरेडी, है ना, थ्रू जेनेटिकली इंजीनियरिंग करके। हाँ, अदर वे से भी बना सकते हैं, बट बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके तो बना ही सकते हैं ना, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया बायोटेक्नोलॉजी का भी यूज़ करके हो सकता है। नेक्स्ट अभी देखा कि भाई पेस्ट रेजिस्टेंट हो सकते हैं, ये पेस्ट रेजिस्टेंट और इंसेक्ट रेजिस्टेंट, है ना, मतलब क्या होगा, पेस्ट और इंसेक्ट का इफेक्ट कम हो जाएगा, पेस्ट एंड इंसेक्ट इफेक्ट, इसको हमने कम कर दिया। एग्जाम्पल इसका देखा था क्या, एग्जाम्पल BT कॉटन, ठीक। तो भाई यही सही, तो इसके एडवांटेज भी हो जाएंगे कि नहीं होंगे, यही सारे तो एडवांटेज भी हैं इसके, समझ में आ रहा है। अब ये जो हमने जितना भी चीज़ पढ़ा, ये सिर्फ
ये तो कुछ एग्जाम्पल से हमने सब कुछ समझ लिया। तो अब एडवांटेज पूछेगा, तो एडवांटेज भी तो यही लिखोगे ना, बायोटेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या एडवांटेज है, तो ये भी हम यही समझेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, हम इससे डिसीज को टैकल कर सकते हैं, टैकलिंग डिसीज। जैसे कि प्रोटीन की कमी के कारण, याद करो, एक डिसीज होती है जिसको क्वार्शियोरकर बोलते हैं, ठीक है ना। तो प्रोटीन डिसीज जो होती है प्रोटीन के लैक के कारण, विटामिन के लैक के कारण, विटामिन ए के कारण क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन के कारण, विटामिन ए, इसके कारण नाइट ब्लाइंडनेस होती है। इसके कारण क्वार्शियोरकर होता है, ठीक है ना। तो ये कुछ डिसीज को भी तो हम टैकल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हाँ, कुछ डिसीज को भी हम टैकल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या बोल सकते हैं भाई, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो अभी मैंने बताया ड्रॉट रेजिस्टेंट, फ्लड रेजिस्टेंट, तो उसको हम क्या कर देंगे, अडाप्ट कर सकते हैं। तो क्या बोला, अडाप्टिंग टू क्लाइमेट चेंज। समझ में आ गया, अभी बताया था, एग्जाम्पल दिया था, है ना, स्ट्रॉबेरी, एग्जाम्पल अभी दिया था ना, स्ट्रॉबेरी का एग्जाम्पल दिया था, ठीक। और मैंने क्या बताया कि भाई कई सीड्स तो ऐसे हैं कि जिनको सिर्फ फेंक दो वो उग जाते हैं, समझ में, कि टिल करने का ज़रूरत नहीं है, डालने का ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या है कि भाई जितना ज़्यादा से ज़्यादा बायोटेक्नोलॉजी होगा उतना ज़्यादा, ऐसे में क्या होगा, हम इंश्योर कर रहे हैं ना भाई, हम इंश्योर कर रहे हैं फूड सिक्योरिटी अपने देश के लिए, ठीक। इससे क्या होगा, क्रॉप लॉस कम हो रहा है कि नहीं हो रहा, हाँ, इससे क्रॉप लॉस भी कम हो रहा है। समझ में आ गया, ठीक है। ये कुछ एडवांटेजेस हैं, ठीक है, और ये कुछ एप्लीकेशन है। अगर आपसे पूछेगा कि बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन बताओ, तो ये 3 एग्जाम्पल, और उससे हम कैसे एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ये देखना। अब ये तो अच्छी बात देख ली, अब बचेगा भाई इसका थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी देखना पड़ेगा। सब अच्छा ही अच्छा थोड़ी होगा बायोटेक्नोलॉजी का, कुछ थोड़ा सा देखेंगे क्या इसके डिसएडवांटेज हैं, पर्टिकुलरली हम देखेंगे उसमें, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर। ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी, ठीक। इसमें हमने क्या देखा था कि भाई एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक इन एग्रीकल्चर, ठीक। इसमें क्या क्या देख लिया था हम लोगों ने, 3 एग्जाम्पल से समझा था कि भाई वो कैसे हम उसको लेकर के एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स को, एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें बीटी का एग्जाम्पल देखा था, बीटी कॉटन, फिर हमने उसमें गोल्डन राइस का एग्जांपल देखा था, गोल्डन राइस का एग्जांपल देख के समझा था, और एक और क्या देखा था, बीटी कॉटन देख लिया था, गोल्डन राइस देख लिया था, और एक हाई यील्ड वैरायटी सीड देखा था, ठीक है। इससे हमने देखा था कि कैसे हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन फॉर इंडियन एग्रीकल्चर, है ना, ये समझने का कोशिश किया था, ठीक है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, जिसको हम थोड़ा सा सब कुछ समझ लेते हैं। जीएम क्रॉप्स का जो टॉपिक है उसको अच्छे से एक बार कॉम्प्रिहेंसिव वे तरीके से, कि जैसा भी क्वेश्चन आए जीएम क्रॉप से रिलेटेड हमको वो सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। बट एक चीज़ थोड़ा सा याद रखो, इसका जीएम क्रॉप्स का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कैसा है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इन इंडिया, मतलब जीएम क्रॉप्स को कैसे रेगुलेशन किया जाता है इंडिया में, पहले तो ये समझना। एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क समझेंगे, फिर इसमें क्या कमी है ये देखेंगे, इसका क्रिटिसिज्म देखेंगे, ठीक, ये समझने का कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि जीएम क्रॉप्स का इसका बेनिफिट्स ऑलरेडी हमने कल ही कर लिया था, है ना, बेनिफिट समझ लिया था। इसके थोड़ा सा क्रिटिसिज्म देखेंगे, मतलब इसका क्या क्रिटिसिज्म है, जीएम क्रॉप्स का क्यों नहीं होना रहा है, ठीक है, ये समझेंगे। और उसके बाद थोड़ा सा देखेंगे आगे क्या है। तो ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क साथ साथ में चलते जाएगा अपना, इसको भी करते रहेंगे, ठीक है। समझते हैं आगे क्या है ये। अब देखो जीएम क्रॉप्स किसको बोल रहे हैं हम, जीएम क्रॉप्स
जीएम क्रॉप्स किसको बोलते हैं? कोई भी ऐसा प्लांट वेराइटी, ये क्या है, ये प्लांट वेराइटी है, समझा क्या? इसमें क्या होगा, इसके अंदर होगा जीन्स, इसके जीन्स को हम क्या करेंगे, इसके जीन्स को हम क्या कर दें, इसके जीन्स को हम अल्टर कर दें, मॉडिफाई कर दें, मॉडिफाई कर दें, अल्टर कर दें मतलब चेंज कर दें। अगर ऐसा कुछ भी हम कर रहे हैं और फिर जो क्रॉप्स हमको मिलेगा उसको बोलेंगे जीएम क्रॉप, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, समझ में क्या? तो जेनेटिकली मॉडिफाइड का मतलब क्या होता है, जेनेटिकल मॉडिफाइड, या फिर सिंपल बोलो जीएमओ। जीएमओ का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। मतलब क्या होगा, ये ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर के जीन को हमने क्या कर दिया है, जीन को हमने मॉडिफाई कर दिया है या अल्टर कर दिया है। अगर ऐसा कर दिया हमने तो फिर उसको क्या बोलेंगे, जीएम क्रॉप्स, ठीक है ना, ठीक है ना। और ये कैसे कर रहे हैं हम, ये आर्टिफिशियली कर रहे हैं, आर्टिफिशियली कर रहे हैं, ये भी याद रखो, क्लियर है ना। ये कैसे करते हैं हम, आर्टिफिशियली कर रहे हैं, मतलब जो नेचुरली नहीं टेक प्लेस हो सकता, नॉट टेकन प्लेस, या फिर डू नॉट टेक प्लेस नेचुरली, ऐसे कर लो, विच डू नॉट टेक प्लेस, विच डू नॉट टेक प्लेस नेचुरली, ठीक, क्लियर। मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हम इसको बोल रहे हैं, वो ऑर्गेनिज्म जिसके जीन्स को हमने क्या कर दिया है, मॉडिफाई कर दिया है या फिर अल्टर कर दिया है, और जो कि नेचुरली नहीं होता है बट हमने उसको आर्टिफिशियली उसको कर दिया है, समझ में क्या, समझ में क्या, अपने से नहीं होता है बट हमने उसको कर दिया, क्लियर है। इसको बोलेंगे हम क्या, जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, क्लियर है ना। अब अगर हम जीएमओ का यूज़ करें, हम जीएमओ का यूज़ करते हैं और इससे हम प्रोड्यूस करते हैं फूड क्रॉप्स, तो उसको हम क्या बोल देंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, समझा क्या, क्लियर है। जीएम का मतलब समझ में आएगा ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स क्या है कि जिसके जेनेटिकल जीन्स को, मतलब डीएनए को, मतलब किसको हमने, डीएनए को क्या कर दिया है, अल्टरनेट कर दिया है, या फिर उसको मैनिपुलेट कर दिया है, या फिर चेंज कर दिया है, कुछ भी कर दिया हो, जो कि नेचुरली नहीं हो पाता बट हमने कर दिया, समझा क्या। अब वो चाहे हम कैसे करें, है ना, अब उसमें बहुत सारी टेक्निक है, कैसे भी करके हमने कर दिया, उसको बोल देंगे हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। वो ऑर्गेनिज्म क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड है, पहले ऐसा नहीं होता था अब ऐसा दिखने लगा, समझ में गया, तो वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अब उस ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके अगर हम फूड प्रोडक्शन कर रहे हैं तो बस उसको क्या बोल देंगे हम, वो जीएम क्रॉप्स हो गया, समझ में गया, क्लियर है ना, जीएम क्रॉप्स की डेफिनेशन, ठीक। तो जीएम क्रॉप्स की डेफिनेशन अगर हम लिखने को आएगा तो हम समझ गए कि जीएम क्रॉप्स ऐसे क्रॉप्स हैं जिनका जीन्स को या डीएनए को हमने चेंज कर दिया, उसके बाद हमने उसको प्रोडक्शन किया और जो हमको मिलेगा उसको हमने बोल दिया जीएम क्रॉप्स, समझ में आ गया। अब इंडिया में देखो, इंडियन सिनारियो क्या है, इंडियन सिनारियो ये है कि भाई अभी तक हमने सिर्फ एक ही क्रॉप को कमर्शियलाइज करके रखा है, ओनली वन क्रॉप, ओनली वन क्रॉप, ओनली वन, जेनेटिकली जीएम क्रॉप बोल सकते हो या फिर जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बोल लो, उसको सेम ही बात है, क्रॉप दैट इज, उसको क्या बोलते हैं, बीटी कॉटन, बीटी कॉटन हैज़ बीन कमर्शियलाइज, सिर्फ इसको बीटी कॉटन को हम क्या करते हैं, कमर्शियलाइज करके रखते हैं। बीटी कॉटन में मैंने बताया था तुमको कल कि भाई ये मान लो कि ये कॉटन का पेड़ है, ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, इस पर एक, मान लो कि एक इंसेक्ट है, ठीक है, वो इंसेक्ट इस पर क्या कर देगा, बोर कर देगा और इसको सक कर लेगा, इसके अंदर का पूरा सैपलिंग को सक कर लेता है, तो क्या होगा, अब ये जब कॉटन उगता है तब नहीं होता है, जब कॉटन उगने वाला स्टेज में रहता है जब होता है ये, ठीक है। अब ये इंसेक्ट इसको खा लेता, बट मैंने क्या बताया, एक बैक्टीरिया होता है बीटी, जिसको बोलते हैं बैसिलस थोरिनजेनेसिस, ठीक है, ये बैसिलस थोरिनजेनेसिस बैक्टीरिया क्या करता है, जीन प्रोड्यूस करता है, जीन प्रोड्यूस करता है, वो जीन के कारण वो क्या रिलीज़ करता है, वो रिलीज़ करता है, कल देखा था कि भाई टॉक्सिन,
एंडोटॉक्सिन, समझा क्या? इसको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। इसको बोलते हैं, इसको बोल देते हैं हम, जिसको क्राइजीन बोल देते हैं, ठीक है ना, इसको क्राइजीन बोल देते हैं, ठीक। और ये जो टॉक्सिन रिड्यूस करता है उसको क्राइटॉक्सिन भी बोल देते हैं, ठीक। अब जब वो कीड़ा, अब ये कीड़ा कौन सा है, इस कीड़े का नाम अगर पूछता है कई बार बॉलवॉर्म, ठीक है, ये पूछता है कि बॉलवॉर्म अटैक काहे में होता है, तो याद रखना कॉटन से होता है। ये बॉलवॉर्म जो कीड़ा होगा जब इसको कंज्यूम करेगा तो उसके इंटेस्टाइन में ना, उसके इंटेस्टाइन में ये जो टॉक्सिन होता है उसका इंटेस्टाइन कैसा होता है, अल्कलाइन होता है। अल्कलाइन होने से क्या होगा, ये टॉक्सिन जब यहाँ पे इसके इंटेस्टाइन में पहुँचेगा तो यहाँ पर क्या कर देगा, छेद क्रिएट कर देगा। जब छेद क्रिएट कर देगा तो भाई उसका इंटेस्टाइन काम करना बंद कर देगा, समझ में? जब इंटेस्टाइन उसका गट काम करना बंद कर देगा तो क्या होगा, उसकी डेथ हो जाएगी, समझ में क्या? तो ऐसे काम करता है, इसलिए हम ये बीटी कॉटन को इसको हम यूज़ करते हैं, समझ में? इससे क्या होगा कि भाई अब ये इंसेक्ट का अटैक नहीं होगा, इंसेक्ट का नहीं अटैक होगा तो यील्ड बढ़ जाएगी, यील्ड इंक्रीज़ हो जाएगी, यील्ड के साथ साथ आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो गई। अब याद रखना बीटी कॉटन में हमने कौन सा अलाउ किया है, बस ये याद रखना। बीटी कॉटन में तो बहुत सारे अपन बोल सकते हैं ना, बहुत सारे तरीके से। हमने जो बीटी कॉटन अलाउ हुआ है वो क्राइजीन वाला ही बस अलाउ करके रखा है, और कोई भी बीटी कॉटन वाला भी अलाउ नहीं है इंडिया में। जो क्राइजीन होता है जिसमें, सिर्फ उसी को ही हम अलाउ करके रखें, ये बात पहले दिमाग में रख लो, समझा क्या? प्लस अगर हम बात करें नेक्स्ट दूसरा पॉइंट की बात करें कि भाई पूरे वर्ल्ड में जीएम क्रॉप है, मान लो कि ये एक कंट्री है, इसमें इतना % जीएम क्रॉप का उत्पादन होता है, समझ रहे, इतने प्रतिशत, और इतना प्रतिशत नॉन जीएम है। इसको ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं जीएम क्रॉप, ये वाला लेते हैं कि नॉन जीएम। तो वर्ल्ड में इंडिया 4th पोजीशन में है, इंडिया 4th पोजीशन पर है जहां पर जीएम क्रॉप्स का कवरेज होता है। कवरेज कैसे, हेक्टेयर वाइज, ठीक है ना, मतलब 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर ऐसा सबसे ज़्यादा कितने हेक्टेयर में यूज़ होता है, तो उसमें अगर हम नापेंगे हेक्टेयर वाइज, मतलब एकड़ वाइज भी बोल सकते हो आप, अगर हेक्टेयर का नहीं लेना है तो भाई सबसे ज़्यादा एरिया में अगर पूरे वर्ल्ड में हम देखेंगे तो उसमें हमारा क्या पोजीशन है, 4th पोजीशन, समझा क्या? क्लियर है? मतलब जीएम क्रॉप्स जितने एरिया में हम उगाते हैं, अगर सब कंट्री का अगर हम रैंक निकालें तो उसमें हमारा रैंक क्या है, 4th। और जबकि सिर्फ और सिर्फ हम कॉटन यूज़ कर रहे हैं जब, समझा कि बाकी तो अभी हम यूज़ भी नहीं कर रहे हैं। क्लियर है ये बात? ठीक है। पहले जब बीटी कॉटन यूज़ नहीं करते थे ना, देखो बीटी कॉटन के पहले क्या हो रहा था, ये बीटी कॉटन है, ये बीटी कॉटन है। हमारी ऐसी सिचुएशन आ गई थी कॉटन के केस में कि हमको इम्पोर्ट कराना पड़ता था, इम्पोर्ट करना पड़ता था बिफोर बीटी कॉटन। अब फार्मर्स की कंडीशन ऐसी है कि यहाँ से हम एक्सपोर्ट करने लगे, एक्सपोर्टर बन गए, यहाँ पर हम इम्पोर्टर थे, समझा क्या? कि कॉटन का जितना हमारे देश में प्रोडक्शन हो रहा है वो कम था, हम इसीलिए ज़रूरत के अनुसार फुलफिल नहीं हो पा रहा था, तो हमको क्या करना पड़ता था, बाहर से लाना पड़ता था। अब क्या है कि उसको हम एक्सपोर्ट करने लगे, इतना ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ गया, समझा कि इसीलिए बोल रहे हैं कि जीएम क्रॉप्स क्या है कि भी बहुत ज़रूरी हो जाते हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए, ठीक है, ठीक। अब देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, जो जीएम क्रॉप्स होते हैं, जीएम क्रॉप्स इनको ये है फील्ड पर आने से पहले इनको बहुत टाइट रेगुलेशन होता है, ये याद रखना। इनका जो रेगुलेशन है, इनका रेगुलेशन करना पड़ता है, ठीक, ये रेगुलेटेड है, इनको रेगुलेट करना पड़ता है, ठीक है ना। काहे के लिए, उनकी एफिकेसी के लिए, ठीक है, उनकी बायोसेफ्टी के लिए। बायोसेफ्टी का मतलब क्या है कि भाई पर्यावरण को वो नुकसान ना करें, समझा क्या? बायोसेफ्टी के लिए, ठीक है, एनवायरमेंटल सेफ्टी भी बोल सकते हो आप, एनवायरमेंटल सेफ्टी के लिए, ठीक है। सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स उनका कितना है, हर चीज़ को लेकर के उनका रेगुलेशन होता है, ठीक। इन सब के आधार पर उनका टाइट रेगुलेशन होता है, टाइटली रेगुलेटेड, इसीलिए लिख दिया टाइटली रेगुलेटेड होते हैं, समझा क्या? अब कौन सा रेगुलेशन होता है, कैसे रेगुलेशन होता है, ये आपको समझना है। कौन से पर्यावरण के, कौन से एक्ट के तहत इनका रेगुलेशन होता है, ये सब तुमको समझना है, ठीक है। एक एक्ट है जिसको हम बोलते हैं कि भाई रूल्स 1989 का, अब वही चीज़ हमको समझना है, ठीक।
ठीक है, 1986 का रूल, ठीक है। अब देखो, अब इसको जीएम क्रॉप्स को हम जो रेगुलेशन करते हैं, कैसे रेगुलेशन होता है, ये बोला ना, एफिशिएंसी, उसका बायोसेफ्टी, एफिकेसी, एनवायरमेंटल सेफ्टी, सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स, इन सब का रेगुलेशन होता है। अब ये जो रेगुलेशन करते हैं हम, है ना, काहे के तहत करते हैं, तो एक रूल्स है। देखो ये है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन रूल, ये प्रोटेक्शन एक्ट है ना, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, पर्यावरण वाला, 1986 में आया था, जिसको ईपीए बोलते हैं। ये एक एक्ट है, ठीक है। इस एक्ट के तहत एक रूल्स बनाए गए हैं, समझा गया। इसके एक्ट के तहत एक रूल्स है, जिसको क्या बोलते हैं हम, उस रूल का नाम क्या है, इसको बस सिंपली रूल्स 1989 के नाम से जाना जाता है। नाम तो बहुत बड़ा है, अगर जानना है तो बता दे रहा हूँ मैं क्या है। इसको बोलते हैं रूल्स फॉर मैन्युफैक्चर, यूज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड स्टोर। कीवर्ड याद रखो, काहे के लिए रूल्स हैं, ये रूल्स हैं काहे के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए, समझा गया। कोई भी अगर जीएम क्रॉप का आप उत्पादन करते हो, उसका यूज कर रहे हो, उसका इंपोर्ट कर रहे हो, उसको एक्सपोर्ट कर रहे हो, या फिर उसको रख रहे हो, आप स्टोर कर रहे हो, किस चीज का, ऑफ हजार्डस जो भी खतरनाक हो सकते हैं, हजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, या फिर जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स, समझा गया, क्लियर। ऑर्गेनिज्म या फिर सेल, वो ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं, वो सेल्स भी हो सकते हैं, क्लियर, ठीक है, ठीक। ये इसको बोलते हैं 1989 ब्रैकेट में, इसको शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट में रूल्स 1989 के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इस रूल्स के तहत इसको रेगुलेट किया जाता है, ये बात याद रखना। किस किस चीज़ का रेगुलेशन होगा, समझ गए हो तुम, है ना। इससे रेगुलेशन के कारण हम ये इंश्योर करते रहते हैं कि भाई कल को इनकी तरफ से पर्यावरण या फिर जो भी इंसान है, जानवर हैं, उनको कोई नुकसान ना हो जाए, कोई मतलब ऐसी चीज़ ना हो जाए जो इंसान के कंट्रोल में ही ना रहे, समझा क्या। ठीक है, ये रूल्स का नाम है, ये सब कुछ दिया हुआ है मटेरियल में, ठीक है, ठीक है, क्लियर। अब देखो, अब यहीं से एक टॉपिक आ गया हमारा कि भाई इसका कैसे काम करता है। आप दो तीन संस्था हैं, उनके नाम समझ लेते हैं कि भाई इसको रेगुलेशन कैसे होता है। तो अब जो सबसे पहले मैंने बताया था कि इंडिया में इसका कैसे रेगुलेशन होता है। कानून तो याद रखना कौन सा लगता है इन पर, तो रूल्स 1989 के तहत। अब वो रूल्स कैसे बना, कौन से एक्ट के तहत बनाया गया है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ईपीए के तहत। अब बात करते हैं, देखो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है। अब ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क समझते हैं। भाई ऊपर है देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके तहत यहाँ पर देखो दो मंत्रालय हैं। कौन से मंत्रालय हैं, एक है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ पर्यावरण वाली मिनिस्ट्री, ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, और दूसरा मैं बोल रहा हूँ मिनिस्ट्री ऑफ, जिसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर याद करो एक डिपार्टमेंट है जिसको बोल रहा था मैं, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, याद आया, ये डिपार्टमेंट 1986 में जो बनाया गया था, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। यही तो देखता है बायोटेक्नोलॉजी एक्टिविटीज़ जो भी इंडिया में होती। ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर एक बॉडी है जिसको बोलते हैं GEAC, इसका फुल फॉर्म है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल या फिर इसको अप्रूवल भी बोलते हैं, अप्रूवल कमिटी, समझा क्या नाम है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमिटी या फिर अप्रूवल कमिटी, GEAC। अब इसको समझ लो इसका काम क्या है। इसके यहाँ अंदर में एक ये मैंने बता दिया GEAC है, क्लियर है। अब इसका काम क्या है समझो। अगर हम बात करें GEAC का, GEAC, तो पहली बात ये एक क्या है, ये एक बॉडी है, समझा क्या। मान लो आप क्या हो, आप
ये एक संस्था है, आपने जीएम का कोई भी वैरायटी बनाई, वो मार्केट में तब तक उसका फील्ड ट्रायल नहीं हो सकता, उसका तब तक उत्पादन नहीं हो सकता, तब तक वो बिकने नहीं जा सकता जब तक जीईएसी उसको अप्रूवल ना दे दे। समझा गया? तो जीईएसी क्या है? एक ये बॉडी है, क्या करती है? ये अप्रूव करती है। समझा रहा? तो ये क्या करती है? ये परमिशन देती है, ग्रांट्स परमिशन। किस चीज को लेकर के? परमिशन काहे के लिए? टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स, टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स। समझा क्या? एक्सपेरिमेंट्स, फील्ड ट्रायल, फील्ड ट्रायल। ठीक, नेक्स्ट बताया ना, एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको परमिशन लेना पड़ेगा। फील्ड ट्रायल मतलब कि भाई टेस्ट करना है आपको ऑन फील्ड जाकर को। जैसे जीएम क्रॉप मैंने बना तो लिया, बीटी ब्रिंजल वगैरह ये सब बना लिया, अब मैं चाहता हूँ कि भाई एक बार मैं इसका 5 एकड़ में जाकर के उत्पादन करके देखता हूँ अप्रूव होता है कि नहीं होता, तो उसके लिए भी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, फील्ड ट्रायल। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ मैं? प्लस ये क्या करेगी? ग्रांट करती है आपको, ग्रांट अप्रूवल। अप्रूवल काहे के लिए? अगर आप उसका कमर्शियल रिलीज करते हो, कमर्शियल मतलब समझते हो ना, जैसे कि बेचने के लिए अगर आप जा रहे हो कि भाई ये जीएम क्रॉप है, मैं चाहता हूँ कि ये आपके लोग यहाँ पर खाएं इसको, तो उसके लिए भी अप्रूवल चाहिए। इसीलिए आज तक बीटी जो मस्टर्ड है, जीएम मस्टर्ड, वो क्यों नहीं, मस्टर्ड है खाने के लिए बनाया, क्यों नहीं आ पाया? क्योंकि अप्रूवल नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, ग्रांट अप्रूवल फॉर कमर्शियल रिलीज ऑफ बायोटेक क्रॉप्स। बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी हम क्रॉप्स वगैरह बनाते हैं, उनका जो भी कमर्शियली रिलीज करोगे वो उस तभी आप रिलीज कर सकते हो जब आपको अप्रूवल मिल जाए। कहाँ से मिलना है वो अप्रूवल? वो अप्रूवल लेना है आपको इससे, जीईएसी से। समझ में आ गया? ठीक है ना? मतलब क्या है इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं, ये कहती है, ये परमिशन देती है, ग्रांट्स परमिशन काहे से? रिलीज ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म। अब वो प्लांट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या फिर प्रोडक्ट्स इनटू एनवायरनमेंट। पर्यावरण में अगर आपको वो जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म, वो जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्रोडक्ट अगर आपको पर्यावरण में लाना है, समझा क्या? क्लियर? मतलब आपने लैब में तो टेस्ट कर लिया, अब वो खेतों में तभी आएगा जब तक जीईएसी उसको अप्रूवल ले। नेक्स्ट, परमिशन फॉर फील्ड ट्रायल्स, अभी बता दिया था। फील्ड ट्रायल्स के लिए भी परमिशन कौन दे रहा है? यही जीईएसी देती है। समझा क्या? ठीक है, क्लियर है ना? जीईएसी समझ लिया हम लोगों ने क्या काम करती है ना? अप्रूवल देती है, इसीलिए इसको बोल रहे हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड अप्राइजल कमेटी। ठीक, वापस आते हैं, वो कहाँ गया? ये है जीईएसी काहे के लिए था, तो अभी हमने देख लिया कि भाई ये क्या करती है? अप्रूवल ऑफ जीएमओ एक्टिविटीज। जो भी एक्टिविटीज होती हैं जीएमओ से रिलेटेड, उसका अप्रूवल देने का काम किसका है? इसका है। नेक्स्ट, अप्रूवल फॉर एक्सपेरिमेंट्स, ये भी देखा था, अप्रूवल फॉर लार्ज स्केल एक्सपेरिमेंट्स, है ना? एक्सपेरिमेंट्स अगर करना है तो उससे भी रिलेटेड अप्रूवल कौन देगा? ये देगा। ठीक, अब उसके नीचे है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक, ये भी तो बहुत कुछ देखता है। इनके नीचे बहुत सारी बॉडीज होती हैं, समझा क्या? जैसे एक बॉडीज है जिसको बोलते हैं आरडीएसी। आरडीएसी क्या है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए अप्राइजल कमेटी। इसका काम क्या रहता है? ये रिकमेंड देती है जो भी नीतियां सरकार, ये यहाँ से जो भी नीतियां बनेगी ना, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो सरकार यूज करेगी, इसका काम क्या होता है? इनको रिकमेंड करना। रिकमेंड करना काहे से रिलेटेड? ये सारी चीज़ों से लिखेंगे, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जो भी चीज़, जो भी ज़रूरत लगेगी कि भाई इससे रिलेटेड आइडिया चाहिए हमको, वो चाहिए, वो सब का काम किसका है? इसका है कि भाई रिकमेंडेशन करना, है ना? मतलब पॉलिसी रिलेटेड जो भी मैटर होंगे उन पर रिकमेंडेशन देना। समझा क्या? ऐसे एक और इंस्टीट्यूशन है जिसका RCGM, ठीक है, ये भी उसके अंडर में ही काम कर रही है। इसका क्या काम है? इसका काम है भाई, इसका फुल फॉर्म लिख लो पहले, रेगुलेटरी कमिटी ऑन जेनेटिक मॉडिफिकेशन।
ठीक, जेनेटिक मॉडिफिकेशन। अब इसका क्या मतलब है, ये क्या करती है भाई, ये गाइडलाइन इशू करती है, इशूज गाइडलाइंस, कि भाई गाइडलाइन इशू करना मतलब कि भाई इसको जेनेटिकली जो भी इंजीनियर्ड क्रॉप्स हैं उनसे रिलेटेड कैसे कैसे क्या क्या गाइडलाइंस होंगी, वो गाइडलाइंस को इशू करना, मॉनिटर करना, है ना, मॉनिटर करना ताकि सेफ्टी इंश्योर हो, है ना, मतलब सेफ्टी मॉनिटर करना कि भाई कल को सेफ्टी बना रहे, इससे कोई नुकसान ना हो पर्यावरण में, ये सब काम किसका होता है, इसका होता है। प्लस कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाना, है ना, कि भाई ये चीज़ें नहीं करना चाहिए। गाइडलाइन का मतलब क्या होता है, ये करना चाहिए, कब करना चाहिए, वो होती है गाइडलाइन। रिस्ट्रिक्शन मतलब ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, प्लस ये क्या करती है, रिस्ट्रिक्शंस लगाती है। ठीक, तो ये सब इशू करते हैं, मतलब दो तरीके से हमने देख लिया, एक तरफ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से भी रेगुलेशन होता है, एक तरफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की तरफ से भी रेगुलेशन होता है। अब एक तीसरा रेगुलेशन है जिसको हम बोलते हैं कि भाई फूड फसाई भी रेगुलेट करता है। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पर एक और रेगुलेशन है जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर है एक जिसको बोलते हैं फसाई। ठीक है, फसाई क्या करता है, फसाई का फुल फॉर्म तो पता होगा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट। इसके तहत ये 2006 में आया था ये एक्ट। इसके तहत फसाई एक बॉडी है, ये क्या है, एक बॉडी है। ठीक, ये क्या करती है, कोई भी बॉडी मतलब कोई भी जीएम क्रॉप्स जो आप इंपोर्ट करते हो ना, इंपोर्ट करते हो, और जो जैसे कि मान लो कि तुम लेस खा रहे हो, अब उसमें जो आलू यूज हुआ है वो जीएम का है, जेनेटिकली मॉडिफाइड है, तो फिर फसाई का रूल आ जाएगा। मतलब इंसान के कंजम्पशन के लिए जो भी पैकेज वगैरह आइटम है जो बाहर से आ रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हो या फिर आप यहीं पे मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो उसको कौन रेगुलेट करती है, फसाई रेगुलेट करती है। समझ में क्या, फसाई का क्या काम करना है कि रेगुलेट करना है कि भाई जो भी जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप को हम कंज्यूम कर रहे हैं उनका रेगुलेशन करना कौन करता है, फसाई करती है। जैसे ये बोल देगी कि भाई अगर ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप है तो लेस के पैकेट में आप वहाँ पर एक लोगो लगाओ जिससे ये समझ में आ जाएगा कि भाई ये वाला जो भी प्रोडक्ट है हम जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स थे उनका यूज़ करके कर रहे हैं। समझेगा, तो जी फसाई का भी रोल आ जाता है अगर वो कंजम्पशन पर्पस के लिए है, अगर इंसान उसको कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, तो ये याद रखना, फसाई एक्ट के तहत फसाई भी क्या करती है, रेगुलेट करती है। क्लियर है ना, तो फसाई का भी रेगुलेशन होता है, कब, जिसके लिए हम कंजम्पशन पर्पस के लिए अगर उसको यूज करते हैं तो। ठीक है ना, तो फसाई का भी रेगुलेशन है। ठीक, तो यहीं से अब थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। जीईएसी समझ लिया, जीईएसी में क्या क्या याद रखना है, जीईएसी क्या है, जीईएसी में कुछ कुछ बातें याद रखो। एक तो मिनिस्ट्री कौन सी है, तो मिनिस्ट्री देख लिया हम लोगों ने। फंक्शन क्या है, फंक्शन देख लिया हम लोगों ने। ठीक है ना, नेक्स्ट क्या बोल रहा था मैं, फसाई का क्या रोल है, FSSAI। ठीक है, मतलब क्या है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये भी क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। कब बनाई गई थी, 2006 में, 2006 का एक्ट है, ये जो एक्ट आया था 2006 में, उसी के तहत इस बॉडी को बनाया गया था। इसका काम बता दें, कौन सी मंत्रालय के अंदर आती है ये, अंदर मिनिस्ट्री, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो यहाँ पे 3 मिनिस्ट्री आ गई, देखो यहाँ ये जो डायग्राम देखा था हमने, ये कहाँ है, ये है, ये कौन सी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक, तो 3 मंत्रालय रेगुलेट करने लगी, देखो यहाँ ये 1, ये 2 और ये 3। ठीक, मतलब फसाई क्या करेगी, फसाई क्या कर रही है, फसाई एक स्टैंडर्ड सेट कर देती है, भाई आप कोई भी पैकेज फूड जब यूज कर रहे हैं तो इस स्टैंडर्ड के तहत होनी चाहिए। ये क्या करती है, ये सेट्स स्टैंडर्ड फॉर रेगुलेटिंग क्या, मैन्युफैक्चर करना, स्टोरेज करना, डिस्ट्रीब्यूट करना
ठीक है ना, जो भी चीज़ हम ह्यूमन कंजम्पशन के लिए यूज़ करते हैं, फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ठीक, तो फसाई का भी रोल आ जाता है। ये 3 जगह से रेगुलेशन होता है इन चीज़ों का। ठीक है, तो फसाई एक्ट याद रखना, फसाई एक बॉडी है, ये भी याद रखना, जीईएसी भी बता ही दिया मैंने। ठीक है, ऐसे करके ये रेगुलेट करता है। बोलो समझ में आ गया? क्लियर है ये? ठीक है, 3 जगह से रेगुलेशन होता है, ये देख लिया। अब वापस आते हैं हमारे जीएम क्रॉप्स के एडवांटेज और डिसएडवांटेज में। रेगुलेशन भी समझ लिया, जीएम क्रॉप्स का कैसा रेगुलेशन होता है हमारे इंडिया में। क्लियर? अब वही चीज वापस आ गए हम, जीएसी को तो अच्छे से याद ही रख लेना, जब तक वो अप्रूवल नहीं करेगी तब तक कोई मतलब नहीं है भाई उसका। ठीक है ना, अब जीएसी ये सब का ईयर कब बनी थी कब नहीं बनी थी ये सब देख लेना नेट पर। ठीक है, फंक्शन बस समझना था, तो फंक्शन हमने समझ लिया। अब देखते हैं बेनिफिट्स क्या है, बेनिफिट्स ऑफ जीएम क्रॉप्स। ठीक, अब देखो, लेकिन अभी मैंने बताया ना फसाई रेगुलेट करता है, वो एक सिंबल एलोकेट कर देगा कि ये जीएम क्रॉप का है कि नहीं, क्या काम का है, लेकिन अभी तक कोई भी प्रोडक्ट अभी ये हम यूज नहीं कर रहे हैं, समझ में, कंजम्पशन पर्पस के लिए। अभी देखेंगे कि कौन से प्रोडक्ट्स का इसका बेनिफिट क्या है, मतलब एक सेपरेट डिबेट इस पर देखेंगे कि भाई क्या ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए। अभी आ रहे हैं 5 मिनट में। ठीक है, अभी देखते हैं बेनिफिट्स क्या है इसका। तो भाई ये सब कल देख लिया था हम लोगों ने, है ना। इसके जो लास्ट अभी पढ़ा था ना, वो सारे इसके बेनिफिट्स हो जाएंगे। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, यील्ड इंक्रीज हो जाएगी, क्रॉप रेजिलियंट हो जाएगा, जैसे इंक्रीज क्रॉप रेजिलियंट मतलब क्या होगा भाई, क्लाइमेटिक कंडीशन है, जैसे क्लाइमेटिक कंडीशन है, जैसे हीट टेम्परेचर, ज़्यादा हीट होगा, हीट को भी झेल लेगा, ड्रॉट को भी झेल लेगा, ठीक है, सलाइनिटी को भी झेल लेगा। ठीक है ना, ये सबको मतलब रेजिलियंट हो जाएगा, क्लाइमेट कैसा भी हो जाए वो क्रॉप सह लेगा उन सब चीज़ों। इसको बोल रहे हैं हम क्या हो जाना, क्लाइमेट रेजिलियंट हो जाना। नेक्स्ट, कल जो नहीं देखा था वो समझ लेते हैं भाई, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस भी तो कम हो जाएगा। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, और पोस्ट हार्वेस्ट लॉस मतलब जैसे टमाटर है, टमाटर अब बाहर ले आए हम लोगों ने, बाहर ले आया, पर वो है ना, अगर देसी टमाटर होगा तो 4-5 दिन में खत्म हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर वो जेनेटिकली इंजर्ड है तो हो सकता है महीना चल जाए, है ना, खराब ना हो, शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। तो इससे क्या हो रहा है, हम लोगों ने क्या कर दिया, पोस्ट लॉस को कम कर दिया। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, एफिशिएंसी ऑफ मिनरल इनटेक बढ़ जाएगा। देखो अब इसको समझो, इंक्रीज्ड, ऐसे कर लो, इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूसेज या फिर इनटेक बाय प्लांट्स। ठीक, अब इसका मतलब समझते हैं। ये एक ज़मीन है, यहाँ पर 3-4 वैरायटी का मैंने प्लांट लगा दिया। ठीक, 3-4 वैरायटी का प्लांट लगा दिया मैंने। ठीक, अब ये क्या होगा, ये वाला जो इनके जो ये रूट्स होंगे, देखो इसमें क्या होगा, अब ये वो वाले मिनरल्स जो जरूरी मिनरल्स हैं ये इनटेक करेगा, समझा क्या। अब इसके लिए अलग मिनरल चाहिए, इसके लिए अलग मिनरल चाहिए, इसके अलग, सबके जब अलग अलग मिनरल्स होंगे, सबके अलग अलग मिनरल्स होंगे, तो प्रॉपर बेटर यूटिलाइजेशन होगा ना मिनरल्स का। सब अपनी जरूरत के अनुसार मिनरल्स यूज करेंगे। हो सकता है ये एक्स मिनरल इसको जरूरत हो, इसको जरूरत ना हो, इसको वाई चाहिए, तो भाई ये क्या करेगा, जो इसको जितना एसेंशियल जरूरी नहीं है जो चीज़, वो उसमें लेफ्ट ओवर कर देगा। बाकी जो इसके एसेंशियल की जरूरत है उतना ही अपटेक करेगा जितना इसको जरूरत है, अननेसेसरली ज़्यादा यूज़ करना नहीं है। तो इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं एफिशिएंट मिनरल यूसेज बढ़ जाता है जब हम जेनेटिकली, समझा क्या। और हम क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसे क्रॉप्स का ही डिज़ाइन कर रहे हैं कि जो पर्टिकुलर वही मिनरल लेगा जो उसमें उस पर्टिकुलर एरिया के लिए ज़रूरत है। मतलब उस पर्टिकुलर एरिया में अगर नाइट्रोजन नहीं मिलता है तो फिर वो नाइट्रोजन नहीं लेगा, समझ में आ रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन उस एरिया सॉइल में है ही नहीं, तो उसको ऐसा डिज़ाइन किया जाएगा कि वो बिना नाइट्रोजन के काम कर ले, समझ में आ रहा है। इसको बोल रहे हैं इंक्रीज एफिशिएंसी मिनरल यूसेज बाय प्लांट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ मैं, नेक्स्ट बोल रहा हूँ मैं
न्यूट्रिशनल वैल्यू उसकी बढ़ जाएगी। कल देखा था फूड फोर्टिफिकेशन, इंक्रीज्ड न्यूट्रिशनल वैल्यूज ऑफ फूड, ठीक है, ये बढ़ जाएगा, है ना। जैसे इसका एग्जांपल देखा था फूड फोर्टिफिकेशन। प्लस कल तो बहुत सारी चीजें देख ही ली थी अपन ने, तो वो सारे एडवांटेज हो ही जाएंगे इसके, ठीक है। लेकिन अब हम देखते हैं कि कंसर्न्स क्या है। कंसर्न्स मतलब नेगेटिव क्या है इसका। कंसर्न्स विथ जीएम क्रॉप्स, ठीक। कंसर्न विथ जीएम क्रॉप्स सबसे बड़ा ये है जिसको मैं बोल रहा हूं मोनोपोलाइजेशन। मोनोपोलाइजेशन मतलब एक कंपनी की मोनोपोली हो जाती, कंपनीज मोनोपोली। कंपनीज मोनोपोली, अब ये कैसे होता समझो, ठीक है। कंपनी की मोनोपोली कैसे बन जाती है? कंपनी की मोनोपोली ऐसे बनती है क्योंकि ये कंपनी क्या करती है, ये एक टेक्नोलॉजी यूज करती है जिसको बोलते हैं टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी। टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी, टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है? ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसके तहत अगर आपने, मान लो कि आप कोई सीड मार्केट से लाए हो, जीएम सीड है, अब उससे आपने क्रॉप बनाया, आप सोचोगे कि वो वाला सीड मैं बचा लूं नेक्स्ट सीजन के लिए, तो आप नहीं बचा सकते। आप बचा भी लोगे तो उससे कोई भी क्रॉप नहीं उत्पादन होगा। मतलब नया अगर आपको क्रॉप उगाना है तो वापस से सीड लाना पड़ेगा आपको खरीद करके। मतलब क्या है, फार्मर की डिपेंडेंस हो गई काहे पर? सीड पर। क्लियर है ना? इसको बोलते हैं टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी। समझ में क्या मतलब? आप क्या करना पड़ेगा, आप डिपेंड हो जाते हो कंपनी पर कि भाई अगले साइकिल के लिए, अगले क्रॉप साइकिल के लिए आप क्या नहीं बचा सकते, सीड नहीं बचा सकते, और बचा भी लोगे तो उससे आप क्रॉप नहीं उगा सकते। समझ रहे? इसको बोलते हैं टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी। और इसके कारण क्या होती है, कंपनी की मोनोपोली हो जाती, कंपनी मोनोपोली। और इतना ही नहीं, अब इसके कारण क्या हो रहा, कंपनी की मोनोपोली तो बढ़ गई, अब सोचो जो लोकल वेराइटी है वो भी खत्म हो जाएंगी। समझ रहा है? अब लोकल डिपेंडेंस जो फार्मर का जो डिपेंडेंस था वो बढ़ गया, डिपेंडेंस ऑन टर्मिनेटर सीड्स, ठीक है। अब अगली साइकिल में वो, पहले के जमाने में ऐसे होता ना, कुछ बीज बचा लेते थे, अगले बार यूज कर लेते, बट इसमें ऐसे नहीं कर सकते। समझा क्या? ये पहला डिसएडवांटेज है उसका। क्लियर है ना? तो ये याद रखना। नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या बोल रहा हूं मैं? नेक्स्ट डिसएडवांटेज ये है कि भाई अभी हम क्या बोलते हैं कि भाई यील्ड बढ़ जाती है ना, लेकिन ये देखा गया है कि यील्ड पहले तो बढ़ेगी, फिर उसके बाद कंटिन्यूअसली नहीं बढ़ती, उसके बाद तो कांस्टेंट ही रह जाती है। अभी यील्ड इसलिए बढ़ रही है क्योंकि हमारी जो वेराइटी है उससे जब हम कंपेयर करते हैं तो उससे हमको ज़्यादा यील्ड मिल जाता है ना। जैसे कि पहले मैं खेत में 50 उगा रहा था, अब मैं नए वाला सीड लेके आऊँगा तो 100 उगा लूँगा, पर 100 से ऐसा बढ़ना चाहिए ना भाई, यील्ड तो बढ़ते रहना चाहिए, बट 100 से वो फिर एक बार फिर कांस्टेंट ही रह जाएगा। यील्ड थोड़े समय के लिए बढ़ता है, उसके बाद ये कांस्टेंट रह जाता है, ऐसा देखने को मिला है जब हम जीएम क्रॉप्स यूज करते हैं तो, ठीक है। मतलब क्या बोलते हैं कि भाई जो यील्ड है, यील्ड भाई इनिशियली तो इंक्रीज होता है, इंक्रीजेस बट फॉर लॉन्ग टाइम, फॉर लॉन्गर पीरियड यील्ड या तो डिक्लाइन भी हो जा रहा है, कई बार ये देखा है कि यील्ड डिक्लाइंस और रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक, स्टैग्नेंट हो चुका है, या फिर इसको स्टैग्नेंट बोल सकते हैं, स्टैग्नेंट। समझा क्या? ये कुछ सालों बाद ये यील्ड कम हो जाता है, उसके कारण हमको क्या नहीं मिलता ज़्यादा। अगर हम सोचे कि बहुत ज़्यादा यील्ड मिल जाएगी, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिल जाएगी, तो ऐसा भी नहीं हो रहा। समझा क्या? ये नेक्स्ट है हम लोग जो देखा कि भाई नेक्स्ट डिसएडवांटेज इसका क्या था। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ मैं, इसका और बहुत सारा इम्पैक्ट है। अब देखो क्या इम्पैक्ट बता रहा हूँ मैं, थर्ड पॉइंट समझते हैं, ठीक। थर्ड पॉइंट, हेल्थ में इम्पैक्ट आएगा कि नहीं आएगा? हेल्थ इम्पैक्ट, हेल्थ इम्पैक्ट मतलब हेल्थ इम्पैक्ट भाई क्या जीन आपने अल्टर कर दिया है हमारी बॉडी में जा कर के, इसीलिए तो बहुत सारे अभी हमने खाने के लिए कोई भी चीज़ को अलाउ नहीं किया, क्योंकि इससे क्या है, बहुत सारे कंसर्न्स बने हुए हैं कि भाई अगर हम जीएम प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करेंगे तो भाई जैसे कि अभी यहाँ पे देखा, इसने इंसेक्ट को तो मार दिया ना, क्राई, जो क्राई जीन था। अब वो जीन सोचो अगर हमारी बॉडी में जाए तो हमारा भी तो डेथ होने लगेगा,
क्योंकि ये क्या टॉक्सिन रिलीज करते हैं। अब ये टॉक्सिन अगर ह्यूमन कंज्यूम कर ले, जैसे बीटी ब्रिंजल के लिए बोल रहे हैं, हाँ बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई अब वो उसका एनिमल का क्या है कि जो मैंने बोला था कि इंसेक्ट का इंटेस्टाइन अल्कलाइन होता है, समझ रहे हैं वैसे, लेकिन हमारा जो स्टोमक है वो तो एसिडिक होता है, तो बोलते हैं कि भाई कुछ नहीं होगा, बट ऐसा नहीं है। हमारा भी इंटेस्टाइन कैसा है, वो भी अल्कलाइन होता है। तो भाई कहीं ना कहीं कंसर्न, बहुत लोग बोलते हैं कि ह्यूमन इम्पैक्ट करेगा, बहुत लोग बोलते हैं कि ह्यूमन इम्पैक्ट नहीं करेगा, बट हम तो यही मान के चलेंगे भाई थोड़ा सा भी अगर इम्पैक्ट कर देगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए हेल्थ कंसर्न तो बने हुए हैं, समझ में क्या। तो हेल्थ इम्पैक्ट एक नेक्स्ट इशू बना हुआ है, क्लियर है ना, ये बात थोड़ा सा याद रखना। क्या देख रहे हैं, इम्पैक्ट ऑन हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट करेगा, तो एक तो मैंने बता दिया कि भाई ये बॉडी के लिए थोड़ा सा नुकसान है, ठीक है ना। इस पर क्या है कि डिबेट ओवर इट्स कंजम्पशन। कई लोग बोलते हैं कि भाई इसको खाने से हम क्या हो सकता है, हमारा जैसे ये इंसेक्ट्स और पेस्ट को अफेक्ट करता है वैसे हमको भी इफेक्ट कर सकता है। दूसरा कंसर्न ये है कि भाई इससे हमारी डेथ वगैरह हो सकती है, ये तो चल ही रहा है ये सब डिबेट। नेक्स्ट कंसर्न ये है कि भाई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी तो हो जाएगी हमारी बॉडी, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ये हमारे बॉडी के जो जीन्स हैं वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाएंगे। अगर लार्ज स्केल में अगर हम लंबे समय तक ये सब कंज्यूम करेंगे तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होता है, मान लो कि जैसे कभी देखा है ना कि भाई बोलते हैं कि भाई खुद से डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, अपने से भी कोई भी दवाई का यूज़ नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है कि भाई एक समय बाद हमारी बॉडी उस डिसीज़ के लिए रेजिस्टेंस नहीं हो जाती, फिर समझा रहे हैं कि भाई अब मान लो फिर बाद में जैसे सर्दी जुकाम हो रहा है और अगर हम कोर्स पूरा नहीं करते हैं और मान लो कि दवाई भी रेगुलर अगर गलत तरीके से लेते हैं तो फिर क्या हो जाएगा कि भाई वो जो बैक्टीरियाज होंगे वो बैक्टीरियाज क्या होंगे, वो यूज टू हो जाते हैं उस दवाई के। अब उस दवाई को वो पहचान लेते हैं कि भाई ये दवाई ऐसी है, तो वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं, मॉडिफाई कर लेंगे, अपने जीन्स को मैनिपुलेट कर लेते हैं वो बैक्टीरियाज। तो उससे क्या होता है, अब इस दवाई का असर उन पर नहीं होता है। वैसे ही अगर हम जेनेटिकली जीएम क्रॉप्स का लंबे समय तक कंज्यूम करेंगे तो हमारी बॉडी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाएगी। मतलब फिर ऐसा हो जाएगा कि भाई कल को अगर हम बीमार होंगे और कोई दवाई वगैरह खाएंगे तो उस दवाई का हमारी बॉडी पर असर नहीं होगा, ये एक प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट इशू है एलर्जी का इशू। एलर्जी बहुत लोगों को जीएम क्रॉप्स का, हमारे यहाँ तो होता नहीं है, ये वेस्टर्न में प्रॉब्लम देखी गई है कि एलर्जिक इशूज ये होते हैं, ये एक इशूज बढ़ते जा रहे हैं, समझा कि भाई वो देखो हमारी बॉडी वो सब चीज़ के लिए यूज टू नहीं रहती। जब यूज टू नहीं होती तो आप वो सारी चीज़ों को अगर कंजम्पशन के लिए उसको जानबूझकर उसको बोल रहे हो ये कंज्यूम करो तो वो उसका फिर रिजल्ट देना चालू कर देती है। उससे बॉडी क्या कहता है, एलर्जी हमारी इंक्रीज हो जाती है, हम थोड़ा सा एलर्जिक हो जाते हैं। ये हेल्थ से रिलेटेड इम्पैक्ट होता है, समझ में क्या। तो इम्पैक्ट ऑन हेल्थ समझ लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी एक समय बाद देखो, अभी मैंने बताया जब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होता है तो एक समय बाद वो जो बैक्टीरियाज होते हैं वो समझ जाते हैं कि भाई ये असर करेगा, इसलिए मैं क्या कर लूँ, अपनी बॉडी को चेंज कर लूँ। वैसे यहाँ पे भी होता है, जैसे कि कॉटन में हमने क्या कर दिया, भाई ये वाला जीन इंट्रोड्यूस कर दिया, एक बार पैथोजेंस पेस्ट वो सब समझ जाएंगे, एक बार वो कीड़े समझ जाएंगे कि इसमें ऐसा ऐसा है। धीरे धीरे जब वो बैठते रहेंगे तो धीरे धीरे उनकी बॉडी भी उस तरफ रेजिस्ट हो जाएगी। तो नेक्स्ट कुछ समय बाद ये जो इसको अगर खाएंगे बुलवॉर्म तो उनको वो असर ही नहीं होगा, समझा गया। अब वो मरना नहीं रहेंगे। जैसे बोलते थे ना कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य को धीरे धीरे करके वो चाणक्य क्या करते थे, जहर खिलाते रहते थे, ताकि क्या हो कि फ्यूचर में अगर कोई उनको जहर दे तो फिर वो जहर उन पर असर ना करे। ऐसा क्यों, थोड़ा थोड़ा जहर दोगे तो हमारी बॉडी क्या होती है, पहचान जाएगी कि भाई ये जहर है, हल्का हल्का सा, तो धीरे धीरे करके वो एंटीबॉडीज बनाने लगेगी, समझा क्या। वो एंटीबॉडीज बनाने लगती है तो फिर वो उसका असर उस पर नहीं होता। वही चीज यहाँ पर होता है क्या कि भाई रेजिस्टेंस डेवलप्ड बाय पैथोजेंस, ठीक है। एक समय बाद मैंने क्या बताया, जैसे एग्जांपल है पिंक बॉलवॉर्म। अब ये जो कीड़ा है ये रेजिस्टेंस डेवलप कर चुका है बीटी कॉटन के तहत। अब बीटी कॉटन आप उगाए हो, पिंक बॉलवॉर्म आएगा अगर तो उस पर ये काम नहीं करेगा, समझा गया, क्योंकि इसने क्या कर दिया, रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया। अब ये इसकी बॉडी ने पहचान लिया है कि भाई वो जो टॉक्सिन है, वो जो पॉइजन है
वो मेरी बॉडी को असर कर रहा है, तो धीरे धीरे करके इसकी बॉडी ने पहचान लिया। तो अब वो टॉक्सिन पहचान लिया तो अपने हिसाब से चेंज करता है ना भाई। सेल को लगता है कि भाई मेरे को दिक्कत हो रही है, तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे वायरस में भी अभी ये कोरोना वायरस में क्या हो रहा है, जब वो समझ जाते हैं कि ऐसी कुछ दवाई आ गई है, बॉडी को असर कर रही है, तो अपने स्ट्रेन चेंज करने लगते हैं। वैसे ही इनके साथ भी होता है, इंसेक्ट के साथ, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस हो जाता है, ये थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, एनवायरमेंटल कंसर्न। एनवायरमेंटल कंसर्न, एनवायरमेंटल कंसर्न क्या है? एनवायरमेंटल कंसर्न ये है कि भाई बायोडाइवर्सिटी तो लॉस होती है ना। देखो बायोडाइवर्सिटी लॉस होगी, आप सारे कीड़े मकोड़ों को मार दे रहे हो, जब मार दोगे बटरफ्लाई मर जाएगी, कीड़े मकोड़े मर जाएंगे, क्रॉस पॉलिनेशन कौन करेगा? समझ में आ रहा है भाई? ये जो नेचुरल प्रोसेस होती है, क्रॉस ब्रीडिंग होती है, ओवर फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन होता है, ये सब अब कौन करेगा? फिर तो हर चीज आर्टिफिशियल कर रहे हो ना आप। कीड़े मकोड़े मर जाएंगे तो फिर जब कीड़े मकोड़े मर जाएंगे तो पक्षियां वगैरह भी नहीं रहेंगी, वो मर जाएंगे, सांप वगैरह सब, चूहे वगैरह सब मर जाएंगे, तो फिर बायोडाइवर्सिटी का लॉस नहीं हो जाएगा? तो बायोडाइवर्सिटी का लॉस हुआ, समझ में आएगा? बायोडाइवर्सिटी खत्म होती है, ये एक एनवायरमेंटल कंसर्न, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्या है भाई? नेक्स्ट ये है कि भाई सॉइल में क्या होगा? टॉक्सिक रिलीज होता है, टॉक्सिक रिलीज होता है। इसके कारण जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनकी भी डेथ हो जाती है। जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाएगी तो फिर सॉइल में कल को मान लो कि भाई डिकम्पोजिशन वगैरह करवाना है, तो फिर उसमें दिक्कत जाती है, समझ में क्या? तो भाई सॉइल में आपको पता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होंगे तो ये सब जो होता है क्या बोलते हैं उसको, नाइट्रोजन फिक्सेशन वगैरह जो करते हैं, है ना, लेगुमिनस प्लांट में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, वो सब नहीं होगा। जब वो सब नहीं होगा तो सॉइल कैसी हो जाएगी? सॉइल पुअर, लैक कर जाएगी, समझ में क्या? नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? नेक्स्ट ये बोल रहे हैं कि एक और जिसको बोलते हैं हम जेनेटिक पोल्यूशन होता है, जेनेटिक पोल्यूशन, समझा क्या? जेनेटिक पोल्यूशन मतलब क्या होता है? इस प्लांट का जीन किसी और में जाएगा, फिर वो उसके लिए अच्छा नहीं है, समझा क्या? जैसे कि मान लो कि भाई बीटी कॉटन का जीन कहीं से किसी दूसरे प्लांट में चला गया, समझा क्या? फिर उस किसी तीसरे प्लांट में चला गया, तो जो नेचुरल नहीं भी हो रहा था वो अब नेचुरल होने लगेगा। उसके कारण क्या होगा? ये सारी वैरायटी या तो रेजिस्टेंट हो जाएंगी उसके में, या तो इनके में डीएनए इतना चेंज हो गया कि वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगी, तो लार्ज स्केल में डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो ये एक अलग दिक्कत हो रही है, समझ में क्या? तो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स ये सब थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे में वही डैमेज टू एनवायरमेंट, है ना, वही बोल रहे हैं ना। डैमेज कैसे कि भाई मान लो कोई कीड़ा वगैरह इसको खा लिया, अब उसके अंदर पॉइजन हो गया, अब उसको मान लो सांप ने खा लिया, कुछ किसी ने खा लिया, तो फिर उसकी डेथ हो जाएगी। तो भाई ऐसे में तो हम इकोसिस्टम के अगेंस्ट जा रहे हैं ना, मतलब अगेंस्ट नेचुरल प्रिंसिपल, ठीक है, जो नेचुरल प्रिंसिपल है उसके अगेंस्ट हम जा रहे हैं, ठीक है। ये एक एनवायरमेंटल केस है, ठीक, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी तो हो रहा है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट कैसे हो रहा है? इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऐसे हो रहा है कि भाई एक तो मोनोपोलाइजेशन हो रहा है ना, मोनोपोलाइजेशन हो रहा है। मोनोपोलाइजेशन के कारण ये कैसे हो रहा था? तो हमने देखा था टर्मिनेटर सीड, है ना, उसके कारण देखो फार्मर्स की डिपेंडेंस बढ़ रही थी, फार्मर्स डिपेंडेंस इंक्रीज हो रही थी। फार्मर्स की डिपेंडेंस इंक्रीज हो जाती है तो फार्मर की कंडीशन पुअर हो रही है, फार्मर कंडीशन पुअर हो रही, ठीक। फार्मर का रिटर्न भी याद करो, एक बार बताया था कि एक समय बाद यील्ड ज्यादा नहीं इंक्रीज होती, फार्मर इनकम या फिर फार्मर रिटर्न वो भी कम हो जाता है। इसके कारण क्या हो रहा है? इकोनॉमिक बर्डन पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? इकोनॉमिक बर्डन हो रहा है इस पर। इसके कारण भाई सोशल डेवलपमेंट अफेक्ट होगा कि नहीं होगा? अफेक्ट्स सोशल डेवलपमेंट, ठीक। सोशल डेवलपमेंट मतलब भाई अब एजुकेशन और हेल्थ के लिए उसके पास पैसे ही नहीं बचेंगे, समझ में आ रहा है? तो ये एक दिक्कत है, ठीक। ठीक है, नेक्स्ट बढ़े, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एक इशू है रेगुलेटरी को लेकर के,
रेगुलेटरी चैलेंजेस। अभी हमने देखा क्या चैलेंज है कि भाई जीएम क्रॉप को रेगुलेट करने के लिए मल्टीपल बॉडीज हैं, तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा है। समझना कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन रेगुलेटरी बॉडीज। ठीक, रेगुलेटरी बॉडीज हैं जो उनके बीच में लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है। मल्टीपल मिनिस्ट्री के थ्रू रेगुलेशन होता है। जब एक मिनिस्ट्री के थ्रू रेगुलेशन होता है तो बेटर रेगुलेशन होता है। जब एक चीज को बहुत सारे लोग रेगुलेट करने लगते हैं तो फिर कन्फ्लिक्ट होता है। समझा क्या? मल्टीपल रेगुलेशन अभी देखा था ना। रेगुलेशन भाई एक तरफ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी थी, एक तरफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, एक तरफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक, ये रेगुलेट कर रही है। तो इसके कारण देखा था कि भी इनके कारण क्या हो रहा है, मल्टीपल रेगुलेशन होता है। इसके कारण क्या होगा, बेटर कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता। बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए नहीं हो पा रहा। ठीक है, नेक्स्ट अभी देखे हैं क्या, एक चीज और देखो। नेक्स्ट अभी देखो ये GEAC जो काम करती है, ये जो अप्रूवल देती है ना, इसका भी देखा था अप्रूवल देती है। तो ये डेटा कहाँ से लाती है? खुद से डेटा नहीं, ये खुद से फील्ड ट्रायल नहीं करती। मान लो ये कंपनी है, ठीक है ना, ये कंपनी जो इसको डाटा दे देगी, ठीक है ना, ये उसी पर रिलाई करती है, खुद का मैकेनिज्म नहीं है इसका। तो भाई ये भी तो हो सकता है कि ये डाटा मैनिपुलेट कर दिया गया हो कंपनी के थ्रू। समझा क्या? तो मतलब क्या है, इशू ऑफ डेटा मैनिपुलेशन, समझा क्या? मतलब क्यों? क्योंकि खुद का ट्रायल नहीं करती है ये। समझा क्या? आप फील्ड ट्रायल करो, सब कुछ करो, डाटा हमको दो, फिर हम डिसाइड करेंगे। भाई खुद से तो आप टेस्ट कर नहीं रहे हो, खुद से वो कर नहीं रहे हो, वो डाटा जो दे दी आप उसी को रिलाई करते हो। और उसके कारण क्या हो रहा है, उसके कारण ये हो रहा है कि भाई हो सकता है वो डाटा आपको बेवकूफ़ बना दे, डेटा मैनिपुलेट कर दें, ये एक इशू बना रहता है। नेक्स्ट इशू क्या है भाई, GEAC की वर्किंग के, GEAC का ये जो है ना, इसकी जो मेंबर्स हैं वो एक्सपर्ट्स नहीं होते। मेंबर्स आर नॉट फ्रॉम द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। समझा क्या? वो बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर से रहते ही नहीं है तो ज़्यादा समझ नहीं पाते। समझा क्या? बायोटेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स अगर होंगे तो उस चीज़ को बेहतर समझ में आएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि भाई बायोटेक्नोलॉजी के वो एक्सपर्ट्स नहीं होते, ये एक दिक्कत है। नेक्स्ट देखो, हर डिस्ट्रिक्ट में एक कमेटी होती है जिसको बोलते हैं भाई डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी। समझा गया? ये क्या है, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी। इसका काम क्या है, रेगुलेट करना है GM क्रॉप्स को। ठीक, इसका काम है रेगुलेट करना है GM क्रॉप्स को। कहां पर? एट फील्ड लेवल, ग्राउंड लेवल। समझा क्या? धरातल पर भाई कौन चेक करता है? ये लोग तो GEAC तो ऊपर बैठी है ना, ये कहाँ से काम करेंगे? हर जिले में GM क्रॉप्स को रेगुलेट करने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी बनाई गई है, लेकिन ये जो है ये दिखती ही नहीं है, कहाँ है कहाँ नहीं है, इसका कुछ समझ में नहीं आता है। ठीक है ना, ये क्या है, इट इज हार्डली फेल्ट इन एनी स्टेट्स। समझा गया? बहुत कम ही देखने को मिलती हैं। समझा? एक दो जगह जिन्होंने बनाया होगा जो रेस्पॉन्सिबल होंगे, जैसे साउथ के स्टेट्स, बाकी कहीं पे ये देखने को ही नहीं मिलते। ठीक, क्लियर है? ये एक नेक्स्ट इशू है। तो रेगुलेटरी के साइड से ये एक इशू है। नेक्स्ट इशूज देखते हैं। नेक्स्ट इशू है कि भाई पब्लिक का परसेप्शन क्या है GM क्रॉप्स के प्रति। अगर देखो वेस्ट की बात करें, वेस्टर्न कंट्रीज में GM क्रॉप्स को कंज्यूम करते हैं लोग, कोई डर नहीं रहता। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा इसको हाइक कर दिया गया है कि भाई पब्लिक का परसेप्शन कैसा है GM क्रॉप्स को लेकर के, नेगेटिवली। समझा क्या मतलब? तो वो जानबूझ के आप मार्केट में ले भी आओगे ना, ले भी आओ कि बोलो कि इसकी प्रोडक्टिविटी बहुत है, अगर वो बाकी चीज़ों के लिए है तो यूज़ कर लेंगे, लेकिन कंजम्पशन पर्पस के लिए वो करते ही नहीं। समझा क्या? नेगेटिव परसेप्शन ऑफ पब्लिक ओवर
जीएम क्रॉप्स, जीएम क्रॉप्स, समझा क्या? अभी बताया ना कि हेल्थ का इतना ज़्यादा हाइक कर दिया गया कि इतना नुकसान करता है, इतना नुकसान करता है कि पब्लिक परसेप्शन ऐसा बन गया है, लोग आप ले भी आओगे तो वो कंज्यूम नहीं कर सकते। समझा क्या? क्लियर है? ठीक। जैसे कि इंडिया ने यहाँ पर एक जगह लिखा था कि इंडिया इंपोर्ट किया था, इंपोर्टेड जीएम सोयाबीन, जीएम सोयाबीन, ठीक है। उसके अलावा इंडिया ने जीएम मस्टर्ड भी बनाया था, इंडिया डेवलप्ड जीएम मस्टर्ड, है ना, ये सब खाने के लिए बनाया गया था, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो पाया। समझा क्या? स्टिल नॉट कंज्यूमेबल। समझा क्या? अभी भी इसको परमिट नहीं मिल गया है कि भाई इस पर क्या हो, ठीक है ना? क्लियर? नेक्स्ट क्या है फिर? ये तो कुछ प्रॉब्लम्स देख लिए, अब सॉल्यूशन देखते हैं कि भाई, हाँ एक चीज़ और याद रखना है, एक चीज़ और, जिसको बोल रहे थे कि भाई अब ये एक डिबेट जो मैं बात कर रहा था कि भाई क्या जीएम का लेबलिंग होना चाहिए, जीएम का लेबलिंग। अब देखो ये तो दिक्कत है, अब नेगेटिव परसेप्शन है पीपल्स का, और मैं क्या बोल रहा हूँ कि जीएम के जो क्रॉप्स होंगे, जीएम क्रॉप्स है, मान लो कि पोटैटो है, ठीक है ना, पोटैटो है, मैंने बहुत बड़े बड़े साइज के पोटैटो बनाए, अब मैं इसका चिप्स बना रहा हूँ, ठीक है ना, अब इसको मैंने मैन्युफैक्चर किया और ये मार्केट में बेचने जा रहा हूँ। अब उसके पैकेट में जरूरी है कि यहाँ पर मेरे को एक सिग्नल देना पड़ेगा, वो सिग्नल क्या बताएगा? ये सिग्नल देख करके हम समझ जाएंगे कि ये जीएम क्रॉप से बना है। समझा क्या? तो भाई क्या ऐसा इंडिया जैसे देश में क्या ऐसा कंपलसरी करना चाहिए क्या कि भाई ऐसे लेबलिंग हो? इस पर एक डिबेट है, क्या ऐसा होना चाहिए? क्योंकि इंडिया में तो नेगेटिव परसेप्शन है लोगों का, तो इस चीज को समझ लेते हैं, ठीक है। देखो मतलब अगर मैं बात करूं, शुड लेबलिंग ऑफ जीएम क्रॉप्स बी मैंडेटरी? ठीक, इसकी बात करें अगर हम, तो भाई अगर मैं बात करूं हाँ यस होना चाहिए, तो इसके पीछे क्या क्या तर्क होते हैं? इसके पीछे पहला तर्क ये दे रहा है कि भाई देखो, राइट टू नो हमारा अधिकार है ना, मैं क्या चीज कंज्यूम करना चाहता हूँ, मेरा अधिकार है कि मैं उसको जानूं। भाई मैं जो खा रहा हूँ उसमें याद करो हर एक पैकेट में लिखा रहता है एनर्जी इतना है, प्रोटीन इतना है, वो क्यों? क्योंकि वो मेरा अधिकार है कि भाई मैं जानूं तो मैं क्या खाना चाह रहा हूँ, मैं जो खा रहा हूँ उसमें मैं खा क्या रहा हूँ, ये चीज़ मेरे को पता होना चाहिए। इसलिए ये जो बोलते हैं कि हाँ जीएम क्रॉप्स का जो लेबलिंग होना है वो मैंडेटरी करना चाहिए, ऐसा बहुत लोग बोलते हैं। उसके पीछे क्या तर्क देते हैं? तो वो बोलते हैं कि यस, कंज्यूमर्स हैव राइट टू नो, राइट टू नो, समझा क्या? राइट टू नो है अंडर आर्टिकल 19। भाई हमारा अधिकार है कि मैं जानूं कि भाई मैं क्या कर रहा हूं, समझा क्या? वो हम कहाँ पे करते हैं? दैट इज प्रोसेस्ड फूड में, ठीक है ना, पैकेट्स वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें जानने का अधिकार है भाई मेरा, कि मैं जानूं कि मैं क्या कंज्यूम कर रहा हूँ। नेक्स्ट ये लोग ये तर्क देते हैं कि ये तो ऑलरेडी जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो खुद करती है। जब सोचो वेस्टर्न कंट्रीज खुद अपने सिटीजन्स को इतना अवेयर कर रहे हैं, तो हम अपने सिटीजन्स को भ्रम में क्यों रखें? समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? लेबलिंग इज ऑलरेडी मैंडेटरी इन 27 मेंबर नेशंस। जैसे कि एग्जांपल देखो, 27 कंट्री का यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं। जैसे कि वो बोलते हैं यहाँ पर ऑलरेडी ईयू में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, जापान में, कोरिया में, ब्राज़ील में, चाइना में, तो इसलिए इंडिया को भी फॉलो करना चाहिए। इंडिया शुड ऑल्सो फॉलो दिस, है ना, इंडिया को भी फॉलो करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या आर्ग्यूमेंट्स है? नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट ये है कि भाई जीएम की जो जीएमओ टेक्नोलॉजी होती है ना, वो एक तो अनप्रेडिक्टेबल है, हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कल को कितना हो जाए, है ना, ये अनप्रेडिक्टेबल है। प्लस इस पर हमारा कोई कंट्रोल भी नहीं है, ये अनकंट्रोलेबल है, ठीक है ना। प्लस इसका जो इफेक्ट होगा वो भी हम नहीं बता सकते कितना हो सकता है। मतलब
अनफोरसीनेबल इफेक्ट्स। तो इसीलिए जनता को खुद डिसाइड करना चाहिए कि वो इसके साथ जाएंगे कि नहीं जाएंगे। समझा क्या? ये होना चाहिए। ठीक, क्लियर ना? ठीक है, तो ये कुछ आर्गुमेंट्स हैं जिनके तहत वो बोलते हैं कि भाई ऐसा होना चाहिए। अब देखो, इसी के तहत अभी एक रूल्स है जिसको बोलते हैं ड्राफ्ट फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स लेबलिंग एंड डिस्प्ले रेगुलेशन 2018। ठीक है ना? इसने क्या कर दिया है, इस रेगुलेशन के तहत मैंडेटरी कर दिया है, मेक्स इट मैंडेटरी, इसने मैंडेटरी कर दिया है टू लेबल सच फूड्स विच कंटेन्स GMO, समझा क्या, या फिर इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम GMO। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम GMO मतलब ये क्या कर दिया है कि कोई भी GM क्रॉप का अगर आप यूज कर रहे हो, जैसे कि आलू सीधा यूज कर रहा हो या फिर उससे बना हुआ इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहा हो। समझो कि जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं एक केक बना रहा हूँ। ठीक है, अब केक में मैंने जो बिस्किट यूज की है केक को बनाने के लिए, वो बिस्किट खुद किसी GM के क्रॉप से बनी हुई है। तो उस केस में भी मेरे को लेबल करना पड़ेगा, मेरे को बताना पड़ेगा कि भाई ये जो प्रोडक्ट आप खा रहे हो वो GM प्रोडक्ट से बनी हुई है। समझा क्या? ठीक है ना? कब? इफ सच आइटम कंटेन्स 5% से ज्यादा अगर यूज हुआ है तब आपको ये आइडेंटिफाई करना। मतलब इफ इट कंटेन्स 5% और मोर जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंग्रेडिएंट्स। समझा क्या? उस केक में अगर मैंने 5% से ज्यादा कोई भी ऐसा आइटम यूज किया जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड या फिर GM टेक्नोलॉजी से यूज हुआ है, तो फिर मेरे को ये लेबल करना जरूरी हो गया। समझा क्या? ठीक है ना? ये बस याद रखना कि ये रूल इसको अलाउ करता है। ठीक है, बोलो समझा क्या? ये कौन देखता है? ये कौन है? ये फसाई के अंदर में ही काम कर रहा है, याद रखना। फसाई को ये इंश्योर करके रखना है कि भाई देखे कि भाई ये सब चीज़ें सही शॉर्ट चल रही है कि नहीं। अगर नहीं हो रही है तो फसाई को फिर जो भी उसको अथॉरिटी दी हो गई रेगुलेट करने के लिए उसका वो यूज़ कर लेगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट चेक कर लेते हैं। ठीक है ना? अभी क्या देखा फेवर में, अब देख लेते हैं आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट दी लेबलिंग। लेबलिंग नहीं होना चाहिए, ऐसा क्या आर्ग्यूमेंट्स ये लोग बताते हैं? जो लोग बोलते हैं कि लेबलिंग नहीं करना चाहिए, अब वो लोग क्या तर्क देते हैं? देखो, वो लोग एक तर्क ये देते हैं कि भाई एक्सपीरियंस अगर हम देखें, एक्सपीरियंस कहाँ से? फ्रॉम अभी जो 27 कंट्री का नाम देखा था ना हमने, कंट्रीज लाइक यूरोपियन यूनियन, जापान, यहाँ से क्या एक्सपीरियंस देखने को मिला है? यहाँ से ये देखने को मिला है, ये कंज्यूमर है। ठीक है, ये अगर देखता है कि भाई ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट में ये साइन लगा हुआ है, मान लो ये साइन का मतलब है GM क्रॉप, समझा क्या? तो ये क्या करता है, इसको अवॉइड करने का कोशिश करता है, बोलता है कि मैं ये वाला नहीं लूँ, जब मेरे को पैसा पे ही करना है तो मैं नेचुरल वाले में पे कर लूँगा, इसमें क्यों करूँगा। समझा क्या? ये क्या करते हैं, अवॉइड्स GM प्रोडक्ट्स, इसको वो अवॉइड करते हैं। समझा क्या? इसको वो लेना नहीं चाहते, पसंद नहीं करते। ठीक है ना? इसके कारण क्या होगा? इसके कारण ये होगा कि भाई इंपोर्ट कम हो जाएगा ऐसे आइटम्स का। समझा क्या? इंपोर्ट कम हो जाएगा तो इसके कारण क्या होगा भाई, ट्रेड आपका क्या हो गया, डाइवर्ट हो गया। अब मान लो आप वहां से ट्रेड कर रहे थे, अब वहां से ट्रेड नहीं करोगे, इसके कारण ट्रेड
डाइवर्ट हो गया। समझा कि एक ये इशू, इस कारण भी बोलते हैं कि भाई लेबलिंग कंपलसरी नहीं करना चाहिए। दूसरा लेबलिंग, दूसरा क्या है, दूसरा ये बोलता है कि भाई ये, अब सोचो अगर ये जीएम का प्रोडक्ट होगा, इसको लेबलिंग करना है, तो इसके लिए एडिशनल कॉस्ट बढ़ जाएगा कि नहीं कंपनी का, क्योंकि टेस्ट करना पड़ेगा फिर से कि भाई इसमें इतना परसेंट है, इतने परसेंट से इतना परसेंट में आपकी बॉडी में इतना इफेक्ट करेगा, तो इसके कारण क्या होगा, एडिशनल आपको बर्डन पड़ जाएगा। एक तो ये उस पर पड़ेगा जो कौन होगा, जो मतलब प्रोड्यूस कर रहा है, उसके कारण जब वो उसको बर्डन पड़ेगा तो वो आप पर शिफ्ट कर देगा, तो आपके लिए कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगा। तो दूसरा ये भी रीजन देते हैं कि भाई ये क्या करता है, एडिशनल टैक्स पेयर कॉस्ट, समझा क्या, थोड़ा सा ये बढ़ा देगा। क्यों, क्योंकि अभी बताया मैंने कि भाई टेस्ट के लिए क्लिनिकल टेस्ट और दुनिया भर का टेस्ट वगैरह करना पड़ेगा, तो इसके कारण क्या होगा, प्राइस भी उसका थोड़ा सा इंक्रीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या तर्क देते हैं, नेक्स्ट तर्क ये दिया जाता है भाई ये प्रोडक्ट है, इसके अंदर ये लोगो लगा है, इसका मतलब है जीएम है ये, तो भाई जो ऑपोजिटर होते हैं, जो ऑपोजिशन वाले होते हैं, आपकी कंपनी अगेंस्ट होते हैं, है ना, बहुत से लोग क्या करेंगे, ऐसे प्रोडक्ट्स को टारगेट करने लगते हैं। समझा क्या, उनके लिए इजी हो जाता है ये सब चीज़ों को टारगेट करना। समझा क्या, क्या है लेबलिंग, क्या करेगा, लेबलिंग मेक्स इट इजियर, और एक तो ऑपोजिशन और दूसरा प्रेशर ग्रुप, एनजीओस, ये सब जो होते हैं, इजियर फॉर प्रेशर ग्रुप्स टू अपोज या फिर टारगेट एनी प्रोडक्ट। समझा क्या, और वो लॉन्च भी कर सकते हैं, उसके खिलाफ एक कैंपेन भी लॉन्च कर सकते हैं, एंड कैन लॉन्च कैंपेन अगेंस्ट दैट प्रोडक्ट। तो फिर क्या करना चाहिए, तो ऐसा बोला जाता है कि भाई वॉलंटरली लेबलिंग एक बार प्रमोट कर सकते हो कि भाई आप अपने से स्व इच्छा से, अगर आपको लगता है कि इस प्रोडक्ट के लिए हमको जीएम का लेबल लगा देना चाहिए, इस प्रोडक्ट के लिए नहीं लगाना चाहिए, तो फिर वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब क्या एडवोकेट करते हैं, एडवोकेट्स फॉर, यहाँ पर एडवोकेट्स फॉर वॉलंटरली लेबलिंग। समझा क्या, वॉलंटरली मतलब अपनी स्व इच्छा से आपको जैसा लगे कि भाई इस प्रोडक्ट के लिए लेबलिंग करना चाहिए, इस प्रोडक्ट के लिए नहीं लेबलिंग करना चाहिए, तो वैसा आप कर सकते हो। समझा क्या, क्लियर है ये बात। अब देखो नेक्स्ट क्या है, तो भाई आगे क्या करना चाहिए, मतलब वे फॉरवर्ड, सॉल्यूशन बताओ। इतनी सारी अच्छी बात देख ली, नेगेटिव बात देख ली, आप पूरे जीएम क्रॉप्स के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना, ये उसके लिए नहीं कर रहे लेबलिंग के लिए, वो जो पॉजिटिव और नेगेटिव पड़ा था उसके लिए। अब क्या है वे फॉरवर्ड, क्या है वे फॉरवर्ड, ये है कि भाई एक हमारे देश में अभी तक ना कोई पॉलिसी नहीं है कॉम्प्रिहेंसिव जीएम क्रॉप्स के लिए, सिर्फ रूल्स हैं, अभी देखा था ना, रूल्स हैं, कोई एक प्रॉपर डेडिकेटेड पॉलिसी नहीं है। तो हमारे पास वे फॉरवर्ड में क्या लिखना है कि भाई एक पॉलिसी होनी चाहिए, नेशनल पॉलिसी ऑन जीएम क्रॉप्स के रिलेटेड एक नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए देश में। समझा क्या, क्लियर है ना। नेक्स्ट बोल रहे हैं कि भाई जीएफ को अगर आपको प्रमोट करना है तो जो पेटेंट रिजीव है उसको भी थोड़ा सा प्रोएक्टिव करना पड़ेगा, प्रोएक्टिव पेटेंट रिजीम। समझा क्या, इसमें यह बात ध्यान में रखना है कि भाई कंपनी के राइट्स भी इंश्योर रहें, कंपनी राइट्स ये तो इंश्योर करना है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी इंश्योर करना है टू बी इंश्योर्ड दैट मोनोपोलाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट नाउ। समझ में, जैसे अभी होता है सीड्स के केस में देखा था, टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी और ये सब, प्रिवेंट करना है आपको मोनोपोलाइजेशन ऑफ जीएम सीड मार्केट। ये जो मार्केट है ना, इसका मोनोपोलाइजेशन नहीं होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान में रखना है।
क्लियर है ये बात? नेक्स्ट क्या है? ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी कैसे? लोगों के मन में बना रहता है ना कि भाई ये वाला प्रोडक्ट है, नेगेटिव परसेप्शन है, तो क्या करो, जीईएसी के पास जो भी रिपोर्ट्स आती है ना, याद करो बोला था ना कि ये सबमिट करना पड़ता है जीईएसी को कि भाई ये क्लिनिकल ट्रायल, ये टेस्ट है, वो सारी जो डेटाज है जीईएसी छुपाए नहीं, पब्लिक डोमेन में होना चाहिए। पब्लिक डोमेन में हो तो जैसे आरटीआई के तहत, तो पब्लिक को सब पता रहना चाहिए कि भाई मैं ये प्रोडक्ट खा रहा हूँ, ये इतना हार्मफुल है, इतना नहीं है, इतना है, इतना नहीं है। समझा क्या मतलब? जीएसी को क्या करना चाहिए? जीएसी को ये सारी रिपोर्ट्स को क्या करना चाहिए? रिपोर्ट्स को इन पब्लिक डोमेन रखना चाहिए, टू बी इन पब्लिक डोमेन। समझा क्या? उसके अलावा उस रिपोर्ट्स पर, इस रिपोर्ट पर बढ़िया एक डिस्कशन होना चाहिए, इस रिपोर्ट पर हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए, हेल्दी डिस्कशन उसको जीएसी को खुद करवाना चाहिए। अब ये जो डिस्कशन होगा ना, ये एक्सपर्ट्स के थ्रू होना चाहिए, बाय एक्सपर्ट्स, सिविल सोसाइटीज, समझा क्या, साइंटिफिक कम्युनिटीज। देखो साइंटिफिक कम्युनिटीज उसका प्रोज एंड कॉन्स बताएंगी, लेकिन सिविल सोसाइटी उसको पब्लिक के नज़रिए से देखेगी कि भाई पब्लिक के नज़रिए से वो कितना सही है, एनवायरनमेंट के नज़रिए से कितना सही है, और ये साइंटिफिक कम्युनिटी तो उसको उसकी टेक्निकलिटी के आधार पर देखेंगी ना। बट अगर एक्सपर्ट्स और ये जो होंगे सिविल सोसाइटी होंगी, उसको ऑन द लार्जर इंटरेस्ट करके देखती हैं, तो जितना ज़्यादा डिस्कशन होगा उतना ज़्यादा पब्लिक का परसेप्शन चेंजेस होंगे इस चीज़ को लेकर के। समझा क्या? नेक्स्ट देखते हैं, ट्रांसपेरेंसी वाला देख लिया। नेक्स्ट क्या है? लीगल मेजर्स। लीगल मेजर्स सरकार को लेना चाहिए, जैसे कि लीगल मेजर्स कैसे? एक लायबिलिटी क्लॉज हो। लायबिलिटी क्लॉज क्या है? लायबिलिटी क्लॉज, लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? कल को कुछ गड़बड़ हो गई भाई, तो उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल रहेगा? क्या कंपनी को रेस्पॉन्सिबल बनाए, कि गवर्नमेंट को रेस्पॉन्सिबल बनाए, कि वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी है उनको रेस्पॉन्सिबल बनाया जाए? इसके लिए प्रॉपर एक लॉ होना चाहिए, एक प्रॉपर लीगल मेजर होना चाहिए। समझ में गया? लायबिलिटी क्लॉज का मतलब समझ में आ गया ना? टू मेक या फिर टू हेल्ड द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू स्पेसिफिक कंपनीज, गवर्नमेंट। समझा क्या? कंपनी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, है ना? समझा क्या? कल को कुछ गड़बड़ी होगी जब की बात कर रहे हैं, मतलब ये काहे से डील करेगा? डील्स विथ रॉन्ग या फिर क्राइसिस इवेंट्स। समझा क्या? जब क्राइसिस इवेंट होगी उस केस में किसको रेस्पॉन्सिबल ठहराया जाए इस चीज के लिए, इसको बोलते हैं लायबिलिटी क्लॉज। प्लस उसका कंपनसेशन कौन देगा, है ना? हु इज टू बी कंपनसेटेड एंड बाय whom टू बी कंसंट्रेटेड। ठीक है, उसका कंपनसेशन कौन देगा और किसको मिलना चाहिए, क्या होगा, इसके लिए प्रॉपर एक लॉ वगैरह होना चाहिए। समझा क्या? नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं मैं? नेक्स्ट ये बोल रहा हूं मैं कि भाई इसी में अगर हम बात करें, ये लो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि भाई एक स्ट्रिंजेंट रेगुलेशन होना चाहिए। स्ट्रिंजेंट रेगुलेशन। स्ट्रिंजेंट रेगुलेशन कैसा? कि भाई जो लॉ होगा ना उसका स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए, लॉ का स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन। जैसे कि इसका एग्जांपल अभी देखा, एग्जांपल मैंडेटरी लेबलिंग ऑफ जीएम क्रॉप्स। अभी देखा ना कि उस लेबलिंग ऑफ जीएम क्रॉप्स, है ना? जीएम क्रॉप्स जो भी कंज्यूम कर रहा है उसका बोल दिया गया कि भाई अगर आपको 5% से ज़्यादा अगर आप यूज़ कर रहे हो तो लेबल करना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा। ये होता है स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन। इससे क्या होता है? गवर्नमेंट के प्रति ट्रस्ट बढ़ता है, प्रोडक्ट्स के प्रति ट्रस्ट बढ़ता है सर लोगों का। ठीक है, मतलब अब इसको लागू कैसे कराते हैं? देखो इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम बात करें ना, इंटरनेशनल लेवल पर अगर आप चाहते हो कि जीएम क्रॉप्स
को आप लागू करवाना चाह रहे हो तो उसमें ये भी रखना है ना कि भाई पर्यावरण नुकसान ना हो। पर्यावरण का नुकसान कब नहीं होता, जब आप इंटरनेशनल कन्वेंशन को प्रॉपर तरीके से लागू करवाओ। और वो इंटरनेशनल कन्वेंशन कौन से हैं, जैसे कि बोलते हैं कार्टाजीना प्रोटोकॉल, कार्टाजीना प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी। ऐसा नहीं है कि भाई हम जीएम क्रॉप्स को अगर बढ़ावा दे रहे हैं तो बाकी की जो स्पीसीज है उनको नष्ट होने दें, ऐसा नहीं, हमको दोनों के बीच में हार्मनी बना के रखना है, इसलिए स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। कार्टाजीना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी और एक बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट जो है हमारे यहाँ, डाइवर्सिटी एक्ट 2002 का जो है, इन दोनों का इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कराना है। इनको तरीके से हमको इम्प्लीमेंट कराना है, समझा क्या। नेक्स्ट क्या देखना है, नेक्स्ट देखना है कि कोऑपरेशन बना रहे, कोऑपरेशन, ठीक है ना। कोऑपरेशन कैसे, यूनियन गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी बनाती है ना, पॉलिसी जब बनाएगी, पॉलिसी ऑन जीएम क्रॉप्स, इनसे रिलेटेड जो भी पॉलिसी बना रही है तो भाई स्टेट से कंसल्ट करे एटलीस्ट, समझा क्या, कंसल्ट स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है ना, ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर किसका सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर इज स्टेट सब्जेक्ट। अगर कोऑपरेशन करेगी ना, कोऑपरेशन करेगी तो भाई फिर हम उसको बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, फॉर बेटर इम्प्लीमेंटेशन, ठीक। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट ये बोल रहा है कि भाई देखो नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है, ये क्या बोल रहा हूं मैं, एनालाइज करना है हमको कॉस्ट बेनिफिट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। देखो ये न्यू टेक्नोलॉजी है, न्यू टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू जीएम क्रॉप्स, जीएम क्रॉप से रिलेटेड ये नई टेक्नोलॉजी आई। इस टेक्नोलॉजी का हमको गहन अध्ययन करना पड़ेगा कि भाई इसका पॉजिटिव्स क्या है, इसका क्या नेगेटिव्स है ना, इसके नेगेटिव्स क्या हैं, इसके कारण इम्पैक्ट क्या होगा, इम्पैक्ट समाज में, सोसाइटी में, मतलब सोशल इम्पैक्ट, इसका इकोनॉमिकल इम्पैक्ट क्या होगा और इसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है, ठीक है। इसको बेटर तरीके से हमको समझ करके ही उसको ग्रीन सिग्नल देना चाहिए, समझा कि इसको समझने के बाद ही हमको क्या करना चाहिए, आगे के यूज के लिए प्रमोट करना चाहिए। टू बी आफ्टर डिटेल्ड एनालिसिस, ठीक। क्योंकि भाई ये एनालाइज, डिटेल्ड एनालाइज करने का क्या जरूरत है, क्योंकि भाई इसमें नेगेटिव्स हैं बहुत सारे, समझा क्या, नेगेटिव्स कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इसका मतलब हमको क्या देखना है, कॉन्सिक्वेंसेस, फिर उससे हमको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव तैयार करना है, समझा क्या ना। तो ये है तुम्हारा बायो जीएम क्रॉप्स, उसका एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर सेक्टर, जो भी डायमेंशंस थे वो सारे हमने कवर कर लिए, ये सब याद रख लेना, इतना काफ़ी है, ठीक है।